हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट बोल के। उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे एंड देन ऑब्वियसली उसको रैप अप भी कर देंगे आज ही। बट इससे पहले लास्ट क्लास में हमने जो बीपीए वाला टॉपिक खत्म किया था, एक बार उसको विद इन 10 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट टिल द वेरी एंड बस रिवाइज कर लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं करोगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेगा? लिखने से, और लिखने के लिए वो कीवर्ड्स, वो पॉइंट्स दिमाग में होना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग जितना ज्यादा ऐसे शॉर्ट रिविजन्स करेंगे ना, बोल बोल के, चीख चीख के, आपको भी घर पे इसी तरीके से करना है। ये नहीं है कि जो पढ़ लिया उसको पूरा दिन लेके बैठ गए और 10 पेज पढ़े, नहीं। शॉर्ट रिविजन्स, बस एकदम फटाफट से पॉइंट्स को चिल्लाओ, जोर से बोलो और आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा एंड आपके दिमाग में पॉइंट्स रजिस्टर होते चले जाएंगे एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, राइट। सो एक बार मेरे साथ आपको बीपीए रिवाइज करना है। सबसे पहला, व्हाट इज बीपीए? क्या होता है बीपीए? नाम में रखा है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस मतलब टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, राइट। टेक्नोलॉजी को यूज करना है। जब टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या हटा रहे हैं? ह्यूमन एलिमेंट। सो इट रिमूव्स ह्यूमन एलिमेंट, और जैसे ही हमने ह्यूमन एलिमेंट हटाया, व्हाट इज हैपनिंग? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ये 3 पॉइंट। फिर नेक्स्ट, क्या वो सारे डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेल्स ले लो, मार्केटिंग ले लो, ऑपरेशन ले लो, जो ले लो, राइट। उसके बाद कौन से टाइप के प्रोसेसेस को हम ऑटोमेट करते हैं? रेपिटेटिव हो एंड स्टैंडर्डाइज्ड, राइट। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स। बीपीए का टीका बोल के हमने याद किया था, टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। ये इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी रिस्क में भी आएगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था CIA, राइट, वो यहीं से आता है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। बेनिफिट्स ऑफ बीपीए में 7 पॉइंट्स थे। पहले 5 पॉइंट्स तो बहुत लॉजिकल, और उससे आपको क्या याद रखना था? उसके लिए बीपीए में हम ह्यूमन एलिमेंट को हटाते हैं। ह्यूमन एलिमेंट हटाते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी बेटर होता है, एरर्स कम होते हैं, कॉस्ट कम होता है, वगैरह वगैरह। वही सब है। क्या पहला पॉइंट था? बोलो, फटाफट से बोलो। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, पहला पॉइंट। क्वालिटी बेटर होता है, रिलायबल रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा, टाइम सेविंग, टाइम कम हो जाता है। तीसरा, टर्न अराउंड टाइम जो था उसका भी सेविंग्स होता है, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। चौथा, रिड्यूस्ड कॉस्ट। पांचवा, अब ये सब चीजें हो रही है तो नेचुरली एफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। 5 पॉइंट्स। 2 और पॉइंट्स थे, उसमें विजिबिलिटी बेटर होता है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी। क्वालिटी था, रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी भी बेटर हो जाता है, करेक्ट है। उसके बाद हम आए थे चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बीपीए। 4 पॉइंट्स, 2 प्रोसेसेस के एंड 2 बाकी। प्रोसेसेस में क्या? रिडंडेंट प्रोसेस को अगर हमने ऑटोमेट किया तो कोई फायदा नहीं होगा, उसमें टाइम वाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को अगर हम ऑटोमेट करना चाहते हैं उसके पहले वी हैव टू स्पेंड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, तभी हम ऑटोमेट कर पाएंगे। और 2 पॉइंट्स थे, क्या क्या? स्टाफ रेजिस्टेंस, उनको डर है कि उनका जॉब चला जाएगा। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। 2 कॉस्ट होता है, इक्विपमेंट या एक्विजिशन कॉस्ट, और दूसरा स्टाफ कॉस्ट या ट्रेनिंग वगैरह का कॉस्ट, करेक्ट। उसके बाद आता है विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड। एम कार्ट हमने पढ़ा था, एम कार्ट। एम मतलब वो प्रोसेसेस जिसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है ताकि उनका टास्क कम हो, कॉस्ट कम हो। सी मतलब कंप्लायंस मत बोलना इससे। सी था क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जिनमें कोई और प्रोसेस का इंपैक्ट आता है, प्रोसेसेस इंपैक्टिंग अदर बिजनेस प्रोसेसेस, कॉस्ट क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस, करेक्ट। उसके बाद आता है MC डन। ए आता है ऑडिट ट्रेल, प्रोसेसेस जिसमें कंप्लायंस एंड ऑडिट ट्रेल इन्वॉल्व हो। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्रोसेस को एक का डिटेल्ड रिकॉर्ड वो लोग रख लेते हैं, करेक्ट। ये टेक्नोलॉजी रख सकता है। आर माने रेपिटेटिव, तो रेपिटेटिव या हाई वॉल्यूम वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको करना है ऑटोमेट, तभी तो हमारा कॉस्ट कम होगा, टाइम कम होगा, एनर्जी एफर्ट कम होगा। एंड दूसरा आता है T यानी टाइम सेंसिटिव प्रोसेस। टाइम सेंसिटिव प्रोसेस को अगर हम ऑटोमेट कर देंगे, जैसे आपका एग्जाम फॉर्म भरने वाला प्रोसेस को, तो क्या होगा? एक स्ट्रीमलाइन तरीका मिल जाएगा। टर्न अराउंड टाइम, स्टार्ट टू एंड वाला वो जो टर्न अराउंड टाइम था वो कम हो जाएगा एंड देयरफॉर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, वगैरह वगैरह चीजें। सो विच प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड हमने किया। लास्ट आया था स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन। ये आ जाओ सीधे समरी में।
स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन, 8 स्टेप्स है इसमें। क्या क्या, फटाफट से बोलो। सबसे पहला, क्यों इंप्लीमेंट करना है बीपीए, व्हाई डू वी नीड टू इंप्लीमेंट बीपीए, ये निकालना है। इसके लिए हमने कुछ जेनेरिक रीजंस देखे थे जिससे क्वेश्चन आ सकता था। वो क्या क्या था, एरर्स कम करो, पेमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करो, पेमेंट के प्रोसेस पेमेंट के कुछ वो थे पॉइंट्स थे। उसके बाद एम्प्लॉइज का था, पुअर डेटर मैनेजमेंट था। अदर पॉइंट्स में डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा, राइट, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, या कस्टमर सर्विस पुअर है, ये सब पॉइंट्स थे। स्टेप 2 में क्या आया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना है जो बिजनेस को इंपैक्ट करता है। सो अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जस्ट बिकॉज, आप इसमें एक चीज ये याद रखना है कि यहां पे प्रोसेस नहीं बदलता है, प्रोसेस को करने का तरीका बदलता है। सो जस्ट बिकॉज आपने प्रोसेस करने का तरीका बदल दिया डज नॉट मीन कि जो रूल आप पे पहले अप्लाई करता था अब वो अप्लाई करना बंद हो गया, राइट। सो जो रूल अप्लाई करता था दैट विल कंटिन्यू टू अप्लाई। इसका मतलब क्या, जो आप अगर मैनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे दैट डज नॉट मीन कि अब ऑटोमेट हो गया कंप्यूटर पे, सो आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे। अभी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स जो है आईटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसमें 8 साल का जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सब आपको मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। स्टेप 3 क्या आया था, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस विच इज टू बी ऑटोमेटेड, मतलब करंट प्रोसेस जो है उसको डॉक्यूमेंट करना है। क्यों करना है, बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्लैरिटी मिले, क्लैरिटी मिलना चाहिए ना, क्या प्रोसेस है, किस तरह से प्रोसेस फ्लो होता है। दूसरा, वो एरर्स का सोर्स पता चलेगा, इनएफिशिएंसी, बॉटलनेक, ये सब पता चलेगा कि प्रॉब्लम किधर है। और तीसरा, इट हेल्प्स इन, जब ये सब हो गया तो नेचुरल बात है इट विल हेल्प इन डिजाइनिंग द न्यू प्रोसेस। जो नया प्रोसेस हमको बनाना है ऑटोमेट करके, वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हेल्प मिल जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ बीपीए इंप्लीमेंटेशन क्या है वो बताओ। अब ध्यान रखना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बीपीए में भी था एंड यहां पे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है बीपीए इंप्लीमेंटेशन में। सो ये कंफ्यूजन मत होना, एक है बीपीए का, एक है बीपीए इंप्लीमेंटेशन का। सो बीपीए इंप्लीमेंटेशन का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट, टाइमली। आर से रिलायबल मत बोलना, आर से बहुत नॉर्मल चीज है कि हम लोग रिलायबल बोल देते हैं। सो रिलायबल नहीं है, इट्स रेलिवेंट, करेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप 5 क्या आया था, जब ये सब चीज हमने कर दिया तो हमको क्या करना है, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को हायर करना है। हमको तो नहीं आता है सब कुछ बनाना, तो हम लोग एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे, राइट। अब एक्सपर्ट को हायर करने के लिए हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखते थे, जो क्या था, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो भी सिचुएशन है उसको वो ऑब्जेक्टिवली समझ पाए, विदाउट बायस समझ पाए। उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस का 2 पॉइंट था, एक्सपीरियंस इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस, तभी तो वो उसको ऑटोमेट कर पाएगा। एंड नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इन अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज। उसके बाद एक्सपीरियंस तो समझने में था, फिर एक्सपर्टीज होना चाहिए। क्या एक्सपर्टीज, कि वो सोल्यूशन दे पाए, क्या हार्डवेयर आपको लगाना है, क्या सॉफ्टवेयर लगाना है, वगैरह वगैरह। एंड दूसरा एक्सपर्टीज होना चाहिए कि जो सोल्यूशन उसने दिया है उसका क्या वैल्यू है, हर एक का बिजनेस वैल्यू यानी बेनिफिट वो डिराइव करके आपको बता पाए, करेक्ट, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। उसके बाद आया आरओआई। अब मैनेजमेंट क्यों इसका अप्रूवल देगा, जब उसको बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। तो इसमें हमने देखा था कॉस्ट सेविंग्स के लिए बहुत सारी चीजें, कॉस्ट सेविंग्स होना चाहिए, पेमेंट प्रोसेस का जो एरर्स था वो ठीक हो जाना चाहिए, डुप्लीकेट पेमेंट नहीं हो, लेट पेमेंट नहीं हो। फिर उसके बाद कॉस्ट सेविंग्स में स्पेस में जो कॉस्ट लगता है, जगह में फाइल कैबिनेट वगैरह को रखने में, वो कम हो जाना चाहिए। रेगुलेटरी फाइन्स, ऑडिट वगैरह के कॉस्ट कम हो जाने चाहिए, करेक्ट। उसके बाद डेटर मैनेजमेंट बेटर होना चाहिए, करेक्ट। ये सब चीजें जो हमने देखी थी। उसके बाद आया डेवलपमेंट ऑफ बीपीए। अब इसके लिए टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल लो टॉप मैनेजमेंट का बीपीए को डेवलप करने के लिए। और एक बार डेवलप हो जाए तो क्या हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। पहले क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट मतलब कुछ सिलेक्टेड एक छोटे से पॉपुलेशन को, मतलब बोले तो एक कुछ लोगों को देख के वो टेस्ट कराओ, पहले टेस्ट कराओ, ताकि उसमें क्या हो, एक्सेप्शन प्रोसेसिंग पता चले। मतलब एक्सेप्शन अगर है तो उनको प्रोसेस कराइए, वो एरर्स को रेक्टिफाई कराइए। एक बार वो हो गया तो देन वी विल इंप्लीमेंट इट, और टेस्टिंग फेज में डॉक्यूमेंटेशन आएगा, सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है, ये बीपीए का रिवीजन डन।
अब हम आते हैं रिस्क में। रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था उसको कंटिन्यू करते हैं एक बार। इधर आ जाओ। अब देखो, रिस्क में हमने काफी एग्जांपल्स के साथ लास्ट क्लास डिस्कस किया था, राइट। 3 अलग अलग एग्जांपल्स थे। बैंक का रिस्क था जो हमने पीपीटी में देखा था, आई होप आपको याद होगा ये वाला पीपीटी। ये बैंक का रिस्क है, थेफ्ट वाला। उसके बाद ये कंप्यूटर में रिस्क होता है, हैक होने का रिस्क। उसके बाद थ्रेट हमने देखा था, बैंक में क्या है, एक थीफ या एक चोर, वो थ्रेट है जो रिस्क, जिसके वजह से रिस्क होता है। और कंप्यूटर में रिस्क क्या होता है, एक हैकर होता है जिसके कारण रिस्क ऑफ हैकिंग आ जाता है। उसके बाद होता है क्या, रिस्क था। फिर रिस्क आएगा कैसे, जब कोई थ्रेट हो। और थ्रेट रिस्क कैसे लेकर आता है, जब कोई वल्नरेबिलिटी हो या कोई वीकनेस हो जिसको वो एक्सप्लॉइट कर देता है। तो वल्नरेबिलिटी क्या होता है, बैंक में वो जो वॉल्ट है जिसमें रुपया पैसा पड़ा हुआ है, उसको बैंक, उसके लिए सिक्योरिटी नहीं है, जो पासवर्ड है वो बहुत वीक है या फिर सबको मालूम है वो पासवर्ड, ये रिस्क है। कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या रिस्क आता है, एंटीवायरस ही नहीं है, करेक्ट। दैट इज द वल्नरेबिलिटी, ये वल्नरेबिलिटी है जिसके कारण रिस्क आ जाता है, करेक्ट। सो ये, और एक कोरोना वायरस का हमने एग्जांपल लिया था। रिस्क क्या है, इन्फेक्शन कैच हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, हम इन्फेक्ट हो जाए कोरोना वायरस से, दैट इज द रिस्क। उसके लिए थ्रेट क्या है, द वायरस इटसेल्फ। वल्नरेबिलिटी क्या है, हमारा इम्यूनिटी, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, दैट इज द वल्नरेबिलिटी, राइट। सो ये तो था नॉर्मल। अब नॉर्मल डेफिनेशन में रिस्क क्या होता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, पॉसिबिलिटी की कुछ बुरा हो जाए। और टेक्निकल डेफिनेशन में हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा था, फर्स्ट डेफिनेशन वाज क्या, वो पोटेंशियल हार्म है विच इज कॉज्ड इफ अ थ्रेट, अगर कोई थ्रेट एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई वल्नरेबिलिटी को, कॉजिंग डैमेज टू एन एसेट। पोटेंशियल हार्म इफ अ थ्रेट एक्सप्लॉइट्स अ वल्नरेबिलिटी कॉजिंग डैमेज टू एन एसेट। इसके बाद हमने थ्रेट पढ़ा था, ये हम थर्ड पढ़ेंगे, सॉरी पहला तो रिस्क पढ़े, उसके बाद सेकंड पॉइंट में थ्रेट पढ़ लेंगे। यही ऑर्डर में आप रिवाइज करोगे तो एक अच्छा फ्लो बैठेगा ना। थ्रेट क्या है, अब कोई भी सर्कमस्टांस या इवेंट या कोई भी एक्शन, कुछ भी चीज जो क्या करे, कोई वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। पोटेंशियल टू हार्म, इट हैज द पोटेंशियल टू हार्म, रिस्क कॉज करने का पोटेंशियल, किसमें हार्म किसको पहुंचाएगा, कोई एसेट को। एसेट माने क्या, सॉफ्टवेयर सिस्टम या कोई भी उसका कंपोनेंट, करेक्ट। विद द इंटेंशन टू क्या, कॉज अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन या डिनायल ऑफ सर्विस। ये 4 पॉइंट्स। तो यहां पे सीआईए आया, राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या था, अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंटेग्रिटी में क्या था, मॉडिफिकेशन, वही तो हम करते हैं, अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट। और अवेलेबिलिटी के लिए क्या आया था, डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब हम लोग को कुछ रिपोर्ट वगैरह मिला ही नहीं, सॉफ्टवेयर ने डिनाई कर दिया कि नहीं प्रोवाइड करेंगे, राइट। ये था। अब ये 4 जो वर्ड्स है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, डिनायल ऑफ सर्विस, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से सीक्वेंस, सीआईए से अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो एक न्यूमोनिक बना लेते हैं, आपको इससे हेल्प हो जाएगा। क्या न्यूमोनिक इसका बना लो, MUDD, मड। M क्या है, M इज मॉडिफिकेशन, M इज व्हाट, M इज मॉडिफिकेशन। U क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। D इज डिस्ट्रक्शन एंड एक और जो D है दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। क्लियर। थ्रेट क्या हुआ, पोटेंशियल टू हार्म, किसको हार्म करेगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम या कोई उसका कंपोनेंट को, थ्रू कैसे करेगा हार्म, मड। मॉडिफिकेशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिनायल ऑफ सर्विस या फिर डिस्ट्रक्शन। क्लियर है। सो देयरफॉर वो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, मतलब उसका क्वालिटी को गिरा देता है, उसके रिलायबिलिटी को गिरा देता है। फिर नेक्स्ट नंबर 3 पे आया था जो हम देखे थे, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी माने क्या, एक कोई वीकनेस, एक वीकनेस। अब वीकनेस किस में आएगा, सेफ्टी में वीकनेस होगा ना, सिस्टम सेफगार्ड में, माने कंट्रोल या काउंटर मेजर, हम अभी देखेंगे काउंटर मेजर। कोई कंट्रोल में वीकनेस हो जिसके वजह से थ्रेट को चांस मिल जाता है कि हम एक्सप्लॉइट कर पाए, करेक्ट। विच एक्सपोजेज द सिस्टम टू थ्रेट्स, वो सिस्टम को एक्सपोज कर देता है थ्रेट को, आ बेल मुझे मार। देखो, इट अलाउज अ थ्रेट टू हार्म द सिस्टम या एक्सप्लॉइट द सिस्टम। क्लियर है।
कहां पे वीकनेस हो सकता है, या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, या कोई क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो एनक्रिप्शन या सिक्योरिटी सिस्टम्स में, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, दीज आर कॉल्ड क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। जो भी सिस्टम सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। नेक्स्ट अदर सिस्टम्स, अदर इंफॉर्मेशन, अदर कंपोनेंट्स जैसे हार्डवेयर वगैरह हो गए, करेक्ट। एग्जांपल मालूम ही है, फ्रंट डोर अनलॉक या कोई शॉर्ट पासवर्ड। अब इसके बाद आया था हमारा एसेट। एसेट क्या है? समथिंग ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग ऑफ वैल्यू, करेक्ट। एग्जांपल इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट क्या है? पहला तो यही आया, समथिंग विच इज ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, समथिंग ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या आया था? ये वो चीजें हैं जिसको रेप्लीकेट नहीं किए जा सकते, राइट, नॉट इजिली रिप्लेसेबल, बिना टाइम या खर्चा वगैरह किए। समथिंग ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन नॉट बी इजिली रिप्लेस्ड, नॉट इजिली रिप्लेसेबल। उसके बाद ये पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। जैसा हमने देखा था ना, कोवैक्सिन बनाने का फॉर्मूला भारत बायोटेक का तो आइडेंटिटी है। लोग भारत बायोटेक को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो कोरोना वायरस का एक वैक्सीन, कोवैक्सिन बनाता था, करेक्ट। सिमिलरली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोई क्यों जानता है? क्योंकि वो कोविशील्ड बोल के जो वैक्सीन था वो बनाता था, करेक्ट, इन एसोसिएशन विथ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आया था कि कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं एसेट के। एग्जाम्पल के लिए कुछ कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए थे। प्रोप्राइटरी मतलब जो खुद का है, जैसे वैक्सीन का फॉर्मूला, भारत बायोटेक का एक कोवैक्सीन बनाने का फॉर्मूला, वो प्रोप्राइटरी डेटा है। नेक्स्ट क्या होता है? हाईली कॉन्फिडेंशियल। हाईली कॉन्फिडेंशियल यूजुअली हम वो होता है जो पब्लिक को नहीं पता चलना चाहिए, पर अगर पता चले तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खत्म हो जाएगी, राइट। तो दैट इज सपोज कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का डेटा आया, वो सब चीजें, राइट। या सपोज करो कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, पर वो आने से पहले लीक हो जाए, राइट, क्लियर। उसके बाद आया टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट होता है गवर्नमेंट पर्पस के लिए, गवर्नमेंट में ये डेटा यूज किया जाता है, मिलिट्री डेटा हो गया, वो सब चीज, राइट। अब रिस्क हमने देख तो लिया क्या होता है, एक और डेफिनेशन होता है रिस्क का, क्या है? अब ये हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम एसेट पढ़ लिए उसके बाद। सो एसेट वाज पॉइंट नंबर 4, सो दिस विल बी पॉइंट नंबर 5। रिस्क क्या होता है? कोई भी ऐसा इवेंट विच विल रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम अ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। कोई प्लान्ड ऑब्जेक्टिव से अगर हम डिविएट कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन एन अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। जैसे सपोज करो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम इस साल प्रॉफिट कमा सके अपने कंपनी में, लेट से 50 लाख। रैंडम एग्जांपल है, ये कोई भी रेलेवेंट फिगर्स नहीं है। 50 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा हमने शुरू में बनाया था, आपने भी बनाया था, ठीक है। अब वो 50 लाख हमारा गोल जब पूरा नहीं हुआ, तो 50 लाख का प्रॉफिट की जगह लेट से हमारे पास आया लॉस ऑफ 20 लाख, लॉस ऑफ 20 लाख। यहां पे रिस्क था ना। क्या रिस्क है? एक इवेंट कुछ हुआ होगा जिसके कारण हम डिविएट हो गए प्लान्ड ऑब्जेक्टिव में। जैसे 50 लाख का ऑब्जेक्टिव जो था उसके कारण वो डिविएट हो गए। कैसे डिविएट हुए? क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया था। पैंडेमिक आ गया तो सब चीजें हॉल्ट पर आ गई, कुछ भी चीज हम पूरा नहीं कर पाए, राइट। सो जब ये हॉल्ट पर आ गई, सो दैट वाज अ रिस्क, कोरोना वायरस वाज अ रिस्क, एन इवेंट जिसके वजह से एक डिविएशन आया। डिविएशन मतलब भटक गए, बदलाव आया, एक डिविएशन, डिविएट हो गए फ्रॉम अ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, 50 लाख का ऑब्जेक्टिव से, जिसके कारण एक नेगेटिव, अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आया, मतलब लॉस ऑफ 20 लाख, राइट, रिजल्टिंग इन एन अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, अब रिस्क हम समझ गए क्या होता है, चलो बहुत बढ़िया, रिस्क ये होता है। बट कई बार अब रिस्क को क्या हम ऐसा बोलेंगे क्या कि सपोज हम जो बोलते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क है। अरे रिस्क मतलब क्या, ये हमने देख लिया। तो अब रिस्क को मेजर करने का भी तो कुछ तरीका होना चाहिए। कितना रिस्क है ये कैसे पता चले? क्या रिस्क है ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पर कितना रिस्क है ये भी तो पता चलना जरूरी है, तभी तो हम उसके बाद कुछ उस पर एक्शन ले पाएंगे रिस्क को कम करने का।
पता ही नहीं चलेगा अगर रिस्क कितना है तो हम उस पर एक्शन कैसे लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे आके पूछोगे कि भैया हमको बताइए मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या है, तो क्या अगर अब रिस्क क्या है, यही रिस्क है ना कि आपने जितना इन्वेस्ट किया वो खत्म हो जाए, वो आपका पूरा पूरा लॉस हो जाए। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस। क्या रिस्क है ये हमको मालूम है, रिस्क ऑफ लॉस, जो हमने ऊपर पढ़ा, राइट। अब बात है कि कितना लॉस होने का रिस्क है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कितना लॉस हो सकता है, सो वर्स्ट पॉसिबल जो सिनेरियो है वो क्या है, आपने जितना डाला, जितना भी इन्वेस्ट किया वो पूरा पूरा जीरो हो जाए, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल लॉस। ऐसा तो नहीं होगा आपने 5,000 रुपए डाला, इन्वेस्ट किया, वो 5,000 जीरो तो हुआ, उसके बाद नेगेटिव चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। वर्स्ट यही होगा कि 5,000 जीरो हो जाए। सो दैट मीन्स द मैक्सिमम रिस्क इज 100%। मैक्सिमम रिस्क इज 100%। पर क्या ये भी बोलना सही रहेगा कि रिस्क इज 100%? क्योंकि ये तो हमने एक वर्स्ट पॉसिबिलिटी लिया है, वर्स्ट पॉसिबिलिटी, पर ये तो ट्रू पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए रिस्क में दो चीजें आती हैं। जब हमको रिस्क को मेजर करना होता है उसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंट, या पहले हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कि कितना प्रोबेबिलिटी है रिस्क होने का। और दूसरा हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ लॉस, या बोले तो इंपैक्ट, कि अगर रिस्क हुआ तो इंपैक्ट कितना। अब सपोज करो ये जो 100% है, ये हम बोल सकते हैं ठीक है 100% इंपैक्ट पॉसिबल है कि 100% लॉस हो जाए। इंपैक्ट को बोले तो कॉन्सिक्वेंस या वैल्यू, कितना रिस्क, राइट। तो 100% लॉस होने का रिस्क है, पर इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी तो इसका बहुत कम है, या प्रोबेबिलिटी इसका लेट से इतना कम होगा कि इसको क्वांटिफाई भी हम नहीं कर सकते, करेक्ट। तो आइडियली क्या होना चाहिए, और वही अगर हम बोले कि रिस्क है, पर लेट से रिस्क है 10 से 20% का, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। इसका प्रोबेबिलिटी अच्छा है कि नेचुरल बात है ना, आप जब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 से 20% लॉस हो जाए, ये तो नॉर्मल बात है, तभी तो आपको उतना अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। सो 10 to 20% लॉस हो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, इसका प्रोबेबिलिटी इज लेट से हम बोले 50%, राइट। 50% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा नहीं हो, पर 50% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा। तो इसलिए रिस्क को जब हम मेजर करने जाते हैं, और ये बोलते हैं कि इसमें रिस्क है, ये तो ठीक है, पर हमको ये बताओ कि इसमें रिस्क कितना है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रिस्क। सो रिस्क कितना है, उसके लिए हम लोग को दो चीज चाहिए। पहला, प्रोबेबिलिटी क्या है रिस्क हो, और दूसरा, चलो मान लिया कि रिस्क हो गया और वो प्रोबेबिलिटी है कि वो हो जाए, होने के बाद हमारा लॉस कितना होगा, या हमारे को कॉन्सिक्वेंस कितना फेस करना पड़ेगा, राइट। ये वो है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आता है रिस्क का, दैट इज हाउ टू मेजर रिस्क, या बोले तो डिग्री ऑफ रिस्क। जो डिग्री ऑफ रिस्क है एसोसिएटेड विद एन इवेंट, वो कैसे डिटरमाइन होता है। सबसे पहला लाइक्लीहुड माने क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑकरिंग, कितना प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट को ऑकर करने का। दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेस माने क्या, इंपैक्ट क्या है अगर ये इवेंट हो भी जाए, राइट। अगर ये इवेंट हो भी जाए तो इस इवेंट का इंपैक्ट क्या है। एंड नेक्स्ट इज द टाइमिंग ऑफ द रिस्क। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है टाइमिंग ऑफ द इवेंट, किस समय में वो इवेंट हो रहा है, ये भी जरूरी है, राइट। सपोज करो कोरोना वायरस का रिस्क था, ये तो सभी को था, ऐसा तो नहीं था कि किसी को था और किसी को नहीं था, एवरीवन वाज एक्सपोज्ड टू दिस रिस्क। अब प्रोबेबिलिटी आप कैसे बताओगे कि इस इंसान को रिस्क होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा और इसको कम। जो घर से बाहर निकलता था उसको रिस्क होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा, और जो घर में रहता था, आइसोलेशन में रहता था, एक तरह से सेल्फ इंपोज्ड लॉकडाउन में रहता था, उसको रिस्क होने का प्रोबेबिलिटी कम, राइट, प्रोबेबिलिटी कम। पर वही मान लो अगर दोनों को कोविड हो गया, एक बार हो गया,
तो एक्सटेंट क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, ये अलग चीज है। इंपैक्ट क्या है, हो सकता है जो घर में रहता था राइट उसको ज्यादा सिवियर हो जाए, और हो सकता है जो बाहर जाता था उसको उसका इंपैक्ट कम हो, राइट। सो इंपैक्ट एक चीज है और एक चीज है प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिला के आता है डिग्री ऑफ रिस्क, राइट। एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग भी आता है। सो डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क इज इक्वल टू व्हाट, लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड बोले तो प्रोबेबिलिटी इनटू क्या है दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंस बोले तो इंपैक्ट, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सो रिस्क में हमने क्या देखा, रिस्क में हमने देखा था पोटेंशियल हार्म, जो एक थ्रेट जो थ्रेट कॉज करता है, कैसे, बाय एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी टू कॉज डैमेज टू एन एसेट। 4 पॉइंट्स थे, पोटेंशियल हार्म, थ्रेट, वो एक्सप्लॉइट करेगा वल्नरेबिलिटी को एंड देन इट कॉजेज डैमेज टू एन एसेट, राइट। डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी कि रिस्क होगा, राइट, प्रोबेबिलिटी, और उसके साथ आता है इंपैक्ट या बोले तो कॉन्सिक्वेंस, कि एक पर रिस्क मटीरियलाइज हो जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका इंपैक्ट कितना होगा, एंड ऑफ कोर्स उसका टाइमिंग ऑफ रिस्क। क्लियर है। अब उसके बाद ये जो रिस्क एनालिसिस है ना, इसको काट दो क्योंकि ये बाद में आ जाएगा, हम पढ़ ही लेंगे उसको। अब डिग्री ऑफ रिस्क में हमने देखा था वो क्या होता है, लाइक्लीहुड, सबसे पहला तो रिस्क होने का प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो 6 नंबर पे हमने डिग्री ऑफ रिस्क पढ़ा था, 6 नंबर पे क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ रिस्क, राइट, डिग्री ऑफ रिस्क। अब 7th नंबर पे उसका आएगा लाइक्लीहुड, क्योंकि रिस्क के बाद लाइक्लीहुड आता है और दूसरा आता है इंपैक्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर। तो अब लाइक्लीहुड क्या है, देखो मालूम है लाइक्लीहुड ऑफ थ्रेट, थ्रेट जितना कितना प्रोबेबल है कि ये थ्रेट आए, राइट। तो लाइक्लीहुड क्या है, लाइक्लीहुड यही है, प्रोबेबिलिटी कि थ्रेट विल सक्सीड इन अचीविंग एन अनडिजायरेबल इवेंट। सो वो प्रोबेबिलिटी कि थ्रेट विल बी एबल टू सक्सेसफुली क्रिएट अ रिस्क। रिस्क तो है पर हो सकता है वो रिस्क अवॉइड हो जाए, वो रिस्क मिटिगेट हो जाए, एंटीवायरस वो रिस्क को खत्म कर दे, बट फिर भी कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगा ना, प्रोबेबिलिटी दैट अ थ्रेट विल सक्सीड इन अचीविंग एन अनडिजायरेबल इवेंट। कोई अनडिजायरेबल इवेंट, कोई नेगेटिव इवेंट को अचीव कर पाए, यही है तो है लाइक्लीहुड या बोले तो प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि थ्रेट विल सक्सीड इन अचीविंग एन अनडिजायरेबल इवेंट, राइट, करेक्ट। अब लाइक्लीहुड कैसे डिपेंड करेगा, दो चीज पे, करेक्ट। एक थ्रेट और दूसरा सेफगार्ड्स या बोले तो काउंटर मेजर्स। अभी हम नीचे पढ़ेंगे काउंटर मेजर क्या होता है। देखो थ्रेट जितना ज्यादा, लाइक्लीहुड ऑफ प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा, राइट। सो थ्रेट अगर बढ़ेगा तो लाइक्लीहुड ऑफ प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क विल ऑल्सो राइज। तो यहां पे देखो यही लिया है, देखो क्या है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग लाइक्लीहुड। तो क्या इसमें देखो मेजर पॉइंट्स आप देखोगे थ्रेट्स पर ही है, थ्रेट्स। सो प्रेजेंस, टेनेसिटी, स्ट्रेंथ। जैसा जैसा थ्रेट्स बढ़ेगा लाइक्लीहुड भी हमारा बढ़ता चला जाएगा, करेक्ट। एक हुआ लाइक्लीहुड, दूसरा लाइक्लीहुड का एक फैक्टर हुआ थ्रेट्स में क्या, प्रेजेंस, मतलब थ्रेट एग्जिस्ट करता है या नहीं। दूसरा टेनेसिटी होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में करें देखें इसको, टेनेसिटी मींस परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन, राइट। अब आप कितने डिटरमाइंड हो, आपका टेनेसिटी कितना ज्यादा है, इस तरह से बोला जाता है, राइट। सो इस एक तरह से अगर ये देखे तो टेनेसिटी और स्ट्रेंथ के बीच में बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस आ जाता है, राइट। और स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ये तो आपको पता ही है, राइट। एक पार्ट था थ्रेट्स, दूसरा पार्ट है लाइक्लीहुड या एक पार्ट था लाइक्लीहुड, थ्रेट्स, लाइक्लीहुड का एक पार्ट था थ्रेट्स,
दूसरा पार्ट है काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स क्या है, देखो आपको संग में ये भी पढ़ना होगा। काउंटर मेजर्स क्या है, कोई भी ऐसा एक्शन, डिवाइस, प्रोसीजर या टेक्निक, एक्शन, डिवाइस, प्रोसीजर, टेक्निक, कोई भी चीज जो क्या करे, विच रिड्यूसेस द वल्नरेबिलिटी, जो वल्नरेबिलिटी को कम करे, राइट। यानी वो वल्नरेबिलिटी को कम करेगा तभी तो उसका वीकनेस कम होगा, राइट। तो वल्नरेबिलिटी या वीकनेस को कम करना है कैसे, बाय इंपोजिंग काउंटर मेजर्स, राइट। रिड्यूसेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं काउंटर मेजर्स, राइट। तो काउंटर मेजर क्यों इंपोज होते हैं, दीज आर imposed to reduce risk, या फिर बोले तो reduce the vulnerability, राइट। vulnerability को वो कम कर जाएगा, करेक्ट। तो ये यहां पे काउंटर मेजर आया। अब जितना ज्यादा काउंटर मेजर होगा ना, लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क उतना कम हो जाएगा, राइट। रिस्क है, थ्रेट जितना ज्यादा, लाइक्लीहुड उतना ज्यादा, करेक्ट। ये बात बिल्कुल सही है। अब काउंटर मेजर जितना ज्यादा, लाइक्लीहुड उतना कम। क्यों, काउंटर मेजर क्या है, सेफ्टी, क्विक हील इज अ काउंटर मेजर। एग्जाम्पल में लिख लो ना इधर नीचे में, एग्जाम्पल क्विक हील। क्विक हील एक काउंटर मेजर है जो किसको प्रिवेंट करता है, जो वायरस को प्रिवेंट करता है। कैसे, वो कंप्यूटर के अंदर वीकनेस नहीं छोड़ता, वो कंप्यूटर के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं छोड़ता, एंड वो एक फायरवॉल लगा देता है जिसको वायरस क्रॉस नहीं कर पाता, राइट। सो उसने वल्नरेबिलिटी को कम किया, रिस्क को बचाया, रिस्क को कम किया। सो द स्ट्रॉन्गर द काउंटर मेजर्स आर, जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो उतना ही कम आपका लाइक्लीहुड रहेगा, करेक्ट, करेक्ट। और इधर काउंटर देखो यही लिखा है, इफेक्टिवनेस ऑफ सेफगार्ड्स, दैट इज काउंटर मेजर्स, करेक्ट। सो लाइक्लीहुड क्या हुआ, लाइक्लीहुड इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ थ्रेट विल सक्सीड इन अचीविंग एन अनडिजायरेबल इवेंट। फैक्टर्स में क्या क्या है, पहले थ्रेट्स के फैक्टर्स होंगे, प्रेजेंस, टेनेसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेट्स। ये जितना ज्यादा लाइक्लीहुड ऑफ थ्रेट उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, बेसिक है, राइट। और वही दूसरा क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ सेफगार्ड। सेफगार्ड माने काउंटर मेजर्स, सेफगार्ड माने काउंटर मेजर्स, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंट्रोल्स, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंट्रोल्स। सो जितना ज्यादा कंट्रोल्स होगा, जितना ज्यादा काउंटर मेजर्स होंगे और वो जितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे, उतना ही कम होगा मेरा लाइक्लीहुड दैट अ रिस्क विल मटीरियलाइज, राइट। अब लाइक्लीहुड के बाद आया एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर मतलब इंपैक्ट, एक्सपोजर माने इंपैक्ट, करेक्ट। एक्सपोजर माने इंपैक्ट। अब एक्सपोजर क्या है, वो एक्सटेंट ऑफ लॉस, एक्सटेंट ऑफ लॉस, इंपैक्ट कितना, कॉन्सिक्वेंस, एक्सटेंट ऑफ लॉस, इंपैक्ट, या बोले तो कॉन्सिक्वेंस, राइट। जो पूरे एंटरप्राइज को फेस करना पड़ेगा अगर रिस्क मटीरियलाइज हो गया। सो डिग्री ऑफ रिस्क में दो इंपॉर्टेंट है और एक टाइमिंग है। पहला आता है लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, की रिस्क आएगा। अब दूसरा है, चलो रिस्क आ गया, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं बचा, अब रिस्क हो गया, रिस्क आ गया। अगर रिस्क आ गया तो मेरा लॉस कितना होगा, व्हाट विल बी द माय इंपैक्ट या कॉन्सिक्वेंस कितना होगा, जो मेरे पूरे एंटरप्राइज को फेस करना पड़ेगा, दैट इज एक्सटेंट या दैट इज एक्सपोजर, राइट। तो ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ लॉस
जो एंटरप्राइज को फेस करना है व्हेन अ रिस्क मटीरियलाइजेज, मतलब रिस्क हैज ऑकर्ड, यहां पे अब प्रोबेबिलिटी नहीं बचा, तो यहां पे क्या बोल रहा है, दैट इज रिस्क हैज ऑकर्ड। करेक्ट। अब एक्सपोजर ना दोनों समय होता है, एक तो वो शॉर्ट रन में भी होता है, माने इमीडिएट बेसिस में अभी आपको क्या एक्सपोजर है, अभी आपको क्या लॉस है, राइट, और एक लॉन्ग रन में भी होता है, लॉन्ग रन में भी होता है, करेक्ट। तो एक्सपोजर क्या है, एक्सपोजर माने इमीडिएट इंपैक्ट और लॉन्ग रन इंपैक्ट, जो हार्म लॉन्ग रन में हो, और लॉन्ग रन में क्या होता है, यूजुअली रेप्यूटेशनल लॉस हो जाता है, राइट। रेप्यूटेशन के ऊपर में बात आ जाती है, जैसे सपोज करो जब फेसबुक का डेटा लॉस हुआ था, फेसबुक ने डेटा लीक किया था, तो इमीडिएट बेसिस में तो चलो कुछ लॉस हुआ होगा, पर एक बार के लिए तो लोगों को डर लग गया ना कि अब फेसबुक में जो भी डेटा है वो सेफ नहीं है, सो लोग नया फेसबुक में नए अकाउंट्स बनना बंद हो जाएंगे, करेक्ट, वो कम हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज अ लॉन्ग रन इंपैक्ट। क्लियर है बात, बिल्कुल। एग्जाम्पल में तो चलो ठीक है, लॉस ऑफ बिजनेस, मिशन, रेप्यूटेशन वगैरह वगैरह, करेक्ट, क्लियर है। एक्सपोजर क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ लॉस जो एंटरप्राइज को फेस करना पड़ेगा वंस द रिस्क मटीरियलाइजेस, इमीडिएट इंपैक्ट होता है एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है, राइट। अब ये जो एसेट है ना, इसको एक बार बस रीड करके छोड़ सकते हैं, रीड एंड लीव, ये रीड कैटेगरी है। तो एसेट क्या है, इट इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने का ट्राई करेगा टू द सिस्टम्स सर्विसेज, या कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम्स डिपेंडेबिलिटी। एक्चुअल में क्या है एसेट, एक्चुअल में इट इज अ सेट ऑफ एक्शंस डिजाइंड टू कॉम्प्रोमाइज सीआईए, सीआईए माने confidentiality, integrity, availability. It is a set of actions which is designed to compromise CIA, माने confidentiality, integrity, availability. और अटैक कोई भी कर सकता है, या तो वो कोई अंदर का आदमी करेगा, इंटेंशनल जो है वो करेगा, यूजुअली इंटरनल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट यूजुअली ये इंटरनल होगा, और एक्सटर्नल तो कोई भी कर सकता है, एग्जाम्पल हैकर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनल कौन करेगा, एग्जाम्पल एम्प्लॉय। और एक्सटर्नल में क्या करेगा, एक्सटर्नल में क्या करेगा, एग्जाम्पल हैकर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। सो ये अटैक था, समथिंग या कोई इवेंट विच अटेम्प्ट्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, या उसका डिपेंडेबिलिटी, वो सीआईए को कॉम्प्रोमाइज करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट। इंटेंशनल या एक्सटर्नल हो सकता है। उसके बाद आया रिस्क, उसके बाद आया रेसिडुअल रिस्क, उसके बाद आया रेसिडुअल रिस्क। तो एक्सपोजर 8 नंबर था, लास्ट में आया एक्सपोजर। अब मेरे को एक चीज बताओ, काउंटर मेजर हमने लगाया है, राइट, कई जगह हमने काउंटर मेजर लगाया है, एक्सपोजर इज 9, सॉरी काउंटर मेजर 8 है, क्योंकि एक्सपोजर 9 हुआ और रेसिडुअल रिस्क विल बी 10। अब एक चीज बताओ, काउंटर मेजर तो हमने लगाया है, हर जगह ही लगाया है, जैसे सपोज करो जब कोविड वाला सिचुएशन था, तो काउंटर मेजर क्या था, हम इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते थे, A to Z विटामिन, लिम्सी, सेलील 500, ये सब विटामिन डी राइस 60, ये सब जो विटामिन थे वो हम लेते थे, इम्यूनिटी बूस्टर्स, राइट। सो दैट वाज अ काउंटर मेजर, ताकि कोविड नहीं हो, राइट। पर मुझे ये बताओ कि वो काउंटर मेजर लेने के बाद क्या ये कोई श्योरिटी था या गारंटी था कि कोविड आपको नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं था। कोविड तो फिर भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड, राइट, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड। इसीलिए ये लाइन को एकदम, मतलब यहां पे आप
इंपॉर्टेंट करके लिख लो या मार्क कर लो इधर पे, रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, वो हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते आप रिस्क को, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड, उसको सिर्फ और सिर्फ कम किया जा सकता है, खत्म नहीं। करेक्ट। तो रेसिडुअल रिस्क क्या है? वही रिस्क विच इज रिमेनिंग इवन आफ्टर काउंटर मेजर्स आर इम्पोज्ड। जैसे सपोज करो एंटीवायरस तो हर के लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है, पर फिर भी तो वायरस अटैक पॉसिबल ही है ना। एंटीवायरस होने के बावजूद अगर वायरस अटैक आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडुअल रिस्क, राइट। वो रिस्क जो कंट्रोल तो लगाया है उसके बाद भी वो रिस्क एग्जिस्ट करता है, काउंटर मेजर लगाया है, सेफ गार्ड लगाया है, उसके बाद भी अगर कोई रिस्क रह गया ना तो उस रिस्क को हम बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क, राइट। एनी रिस्क रिमेनिंग आफ्टर काउंटर मेजर्स आर एनालाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड, राइट। काउंटर मेजर लगाया उसके बाद भी कोई रिस्क जो बच जाए उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल रिस्क, करेक्ट। अब उसके बाद एक बार नीचे आओ, बीच का 2 लाइन को एक बार स्किप कर दो और नीचे आओ। इवन व्हेन सेफगार्ड्स आर अप्लाइड, इवन व्हेन सेफगार्ड्स आर अप्लाइड, सेफगार्ड्स काउंटर मेजर्स को अप्लाई किया उसके बाद भी देयर इज प्रोबेबली गोइंग टू बी सम रेसिडुअल रिस्क, राय सा बात है। तो ये क्या बोला? देखो यही बोला, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, राइट। सो वो सिर्फ और सिर्फ हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसको दूसरा कलर से करते हैं मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेसिडुअल रिस्क को आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो और उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो रिस्क है उसको मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल में लाकर रखें। सो देयरफॉर जो हमारा रेसिडुअल रिस्क है उसको हम क्या करेंगे? एट अ मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल में रखेंगे, राइट। और जब मिनिमल एक्सेप्टेबल लेवल पे हम ले आए तो इस पे हम क्या बोलेंगे? एट दिस लेवल, इस पे हम बोलते हैं द रिस्क कैन बी मैनेज्ड, राइट। एट दिस लेवल रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, करेक्ट। जब रिस्क एक एक्सेप्टेबल लेवल पर हो उसको मैनेज किया जा सकता है, करेक्ट। मतलब इसका मतलब अगर लॉस हुआ भी या रिस्क आया भी तो बहुत छोटा आएगा, करेक्ट, बहुत छोटा आएगा। क्लियर? क्लियर? अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ रिस्क में। देखो आपको नीचे में ये रिस्क का पूरा चीज मिल जाएगा। तो अभी हमने रेसिडुअल रिस्क पढ़ लिया, अब हम आते हैं एक बार टाइप्स ऑफ रिस्क। नेक्स्ट पेज में आओ, देखो ये ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट का जो 2 टॉपिक है ना, ये वाला तो देखो पूरा रीडिंग कैटेगरी है। रीडिंग कैटेगरी आप चाहो तो छोड़ दो, कुछ है नहीं ये। इसमें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क देखो सेम एज वही है, सेम चीजें यहां पे डिस्कस की गई हैं। पोटेंशियल ऑफ रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? पोटेंशियल हार्म, यहां पे क्या है? पोटेंशियल लॉस, एक ही बात है। और इसमें देखो क्या बोला? अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, लाइक्लीहुड, यही सारी चीजें, एक्सपोजर, इंपैक्ट, यही सब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क। तो इसलिए आपको अलग से उसको नहीं पढ़ना, मतलब हम लोग स्मार्ट स्टडीज करने वाले हैं, राइट। जो है वो पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। अननेसेसरी चीज, अनवांटेड चीज नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा सोर्स ऑफ रिस्क। सोर्स ऑफ रिस्क क्या है? एग्जाम्पल कि हम लोग को रिस्क कहां से हो सकता है। तो ये भी पढ़ना है एक बार, बस एग्जाम्पल्स है और कुछ नहीं, कि रिस्क कहां कहां से पॉसिबल है या रिस्क किन किन चीजों से हम लोग को पॉसिबल है। जैसे सपोज करो ह्यूमन बिहेवियर अभी हम देखेंगे इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट है रिस्क का, राइट। फिर टेक्नोलॉजी का कुछ रिस्क पॉसिबल है, पॉलिटिकल रिस्क पॉसिबल है, कोई नेचुरल इवेंट के कारण फ्लड आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, वगैरह वगैरह, इस टाइप के कुछ रिस्क पॉसिबल है। तो बस इसको रीड करना है, ये और कुछ नहीं है, यहां पे और कुछ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये टाइप्स ऑफ रिस्क जो हम लोग को आज डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ रिस्क इज इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ रिस्क में 3 तरह के रिस्क, क्या क्या टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के रिस्क होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या? पहला देखो, पहला आएगा बिजनेस रिस्क,
बिजनेस रिस्क, जो नीचे ये देखो ये रहा बिजनेस रिस्क। दूसरा आएगा टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क। और ये आप नेक्स्ट पेज में देखो, पेज नंबर 15, ये रहा टेक्नोलॉजी रिस्क। और उसके बाद आएगा डेटा रिलेटेड रिस्क। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा रिलेटेड रिस्क। ये देखो यहां पे है डेटा रिलेटेड रिस्क, इसमें लिखा है चैप्टर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम चैप्टर 3 में उसको कवर करेंगे, राइट। ये आ गया चैप्टर 3 का कंटेंट। अभी मैंने अगर डिस्कस किया तो आपको समझने में थोड़ा इश्यूज आएगा, सो इसलिए हम लोग इसको चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। और बिजनेस रिस्क और टेक्नोलॉजी रिस्क ये जो है इसको हम लोग अभी इसी वक्त डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में। करेक्ट है बात। सो रिस्क किन किन टाइप्स के हैं? 3 टाइप, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डेटा रिलेटेड। डेटा रिलेटेड रिस्क हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस और टेक्नोलॉजी हम अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला आता है बिजनेस रिस्क। अब एक चीज समझना ध्यान से, बिजनेस रिस्क क्या है? ये वो रिस्क है जो हम लोग को डे टू डे बिजनेस में आ सकता है, राइट। बिजनेस का रिस्क है, बिजनेस आप कर रहे हो उस समय उस कारण क्या क्या रिस्क है वो सब चीजें, करेक्ट। अब हम लोग को, आपको याद होगा, अगर आपको याद है, हमने कुछ इस टाइप का रिस्क जब पहले डिस्कस किया था, क्या बोलो तो बिजनेस प्रोसेसेस को, टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस को हमने अलग अलग फंक्शंस देखे थे और उससे डिवाइड किया था कौन सा ऑपरेशनल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा मैनेजमेंट प्रोसेस है। अब इसी में अगर हम देखें, हम ट्राई करते हैं बिजनेस रिस्क को समझने का। बिजनेस रिस्क सबसे पहला तो आता है ओवरऑल। ओवरऑल रिस्क में क्या है? एक पहले यहां पे मार्क कर लो, पहले ये जान लो कि ये जो बिजनेस रिस्क है ना, इससे एक क्वेश्चन इजी सा बन सकता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो पहला इसमें यही आएगा, पहला इसमें यही आएगा क्या? स्ट्रैटेजिक रिस्क, मतलब ओवरऑल रिस्क जो है वो। जैसे सपोज करो, इधर आओ, ओवरऑल रिस्क क्या है? जो मैनेजमेंट को रिस्क है ओवरऑल रिस्क, माने कि हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग जो सेट करके रखे हैं, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो पूरा नहीं हो पा रहा, राइट, दैट इज द रिस्क। हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है टर्नओवर को 2 टाइम्स में अचीव करना है, टर्नओवर यहां से 100% होना चाहिए 5 साल में, वो पूरा नहीं हो सका, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारा गोल्स पूरा नहीं हो रहा, दैट इज अ स्ट्रैटेजी रिस्क, रिस्क टू द ओवरऑल मैनेजमेंट, राइट। सो वो इसके मतलब का रिस्क है, करेक्ट है बात, क्लियर। तो स्ट्रैटेजिक रिस्क पे एग्जांपल्स क्या क्या आ सकते हैं? इधर देखो, पहला स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है? जो प्रिवेंट करे एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को उसको अपना ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने नहीं दिया जा रहा, उसको उसका ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने रोक दिया जा रहा है। सो इट प्रिवेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इट प्रिवेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा ही करने नहीं दिया जा रहा। और इसमें एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स को आपको अच्छे से रीड कर लेना है, आप रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क कुछ आ गया जिसके कारण हम अपना ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट क्या है? इश्यूज विद सप्लायर, सप्लायर हम लोग को दिक्कत दे रहा है, कुछ चीजें जो हम जिसके लिए हम सप्लायर डिपेंडेंट थे। सपोज करो अब इसमें क्या है कि मुझे आपको पढ़ाना है, राइट। अब मेरे लिए सप्लायर कौन है? जो हम लोग को बुक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बुक्स, अगर जो प्रिंटर है वो हमारा सप्लायर है, अगर उसने बोला कि हम आपको ये बैच शुरू होने से पहले बुक्स नहीं दे सकते, सो दैट इज अ रिस्क। तब हम अच्छे से पढ़ाएंगे कैसे, राइट। सो दैट इज वन रिस्क। उसके बाद क्या? ग्लोबल मार्केट का रिस्क, मार्केट कंडीशंस या रेप्यूटेशन रिस्क, रेप्यूटेशन खराब होने का रिस्क। जब मैगी आया था, मैगी में लेड कंटेंट ज्यादा था, एक बार ऐसा न्यूज आया था, तो नेस्ले को रेप्यूटेशन रिस्क था, वो बाद में ठीक हो गया था पर ऐसा रिस्क था। फिर लीडरशिप रिस्क, ब्रांड रिस्क, चेंजिंग कस्टमर नीड्स। सपोज करो जब पहले नोकिया का फोन चलता था, राइट,
पहले सबके हाथ में नोकिया के फोन्स होते थे और आजकल सबके हाथ में एमआई के फोन्स है। तो ऐसा शिफ्ट क्यों आया? ऐसा शिफ्ट इसलिए आया कि लोगों को चाहिए था स्मार्टफोन्स और नोकिया स्मार्टफोन्स बना नहीं पाया। एमआई ने सस्ते दाम में 15 से 20 हजार का उसका रेंज, वो सस्ते में लोगों को स्मार्टफोन्स दे पा रहा था, राइट। सो चेंजिंग कस्टमर नीड्स, करेक्ट, चेंजिंग कस्टमर नीड्स नोकिया टू एमआई, ये आप लिख लो तो याद आ जाएगा। वो लोगों की जरूरतें के हिसाब से नोकिया अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा, वो एमआई ने रखा, इसलिए एमआई को ज्यादा मार्केट मिल गया बाद में जाके, राइट। फिर इसी से दूसरा आता है क्या? ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क क्या है? इधर देखो, ऑपरेशनल रिस्क वो रिस्क है जो डे टू डे ऑपरेशंस में आता है, माने सब चीज, परचेज, सेल्स, ये सब चीजें करने में, डे टू डे रनिंग ऑपरेशन जो है हमारा, अगर उसमें कोई रिस्क आए, सो दैट इज एन ऑपरेशनल रिस्क। जो हमने अपना बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट किया था, एडमिशंस लेने वाला बिजनेस प्रोसेस को, उसमें हमारे पास रिस्क क्या आता था? उसमें ये रिस्क होता था क्या कि सपोज करो कोई एक एम्प्लॉय आया ही नहीं, एम्प्लॉय नहीं आया तो क्या होगा? किसी और एम्प्लॉय को उस एम्प्लॉय का काम करना पड़ेगा, देयरफॉर एफिशिएंसी विल रिड्यूस, इफेक्टिवनेस विल रिड्यूस, ऑपरेशनल रिस्क। तो देखो इधर क्या है? ऑपरेशनल रिस्क क्या है कि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में ऑपरेट नहीं कर सकता, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है यहां पे। सो ये हमारा ऑपरेशनल रिस्क है। क्या एग्जांपल्स में देखो क्या है? पहला, इनएडिक्वेट या फेल्ड बिजनेस प्रोसेसेस, हमारे बिजनेस प्रोसेस ही फेल हो गए तो वो रिस्क। दूसरा, फ्रॉड हो या क्रिमिनल एक्टिविटी हो एम्प्लॉय के कारण। तीसरा, चैनल इफेक्टिवनेस, माने सप्लाई चेन इश्यूज, सप्लाई चेन इश्यूज। फिर से जब कोविड का सिचुएशन था तो आपने देखा होगा सब चीज एक बार के लिए डिसरप्ट हो गए थे, हम लोग ढंग से बुक्स को कोरियर नहीं कर पा रहे थे, स्पीड पोस्ट में नहीं लगा पा रहे थे, तो वो क्या है? ऑपरेशनल रिस्क। हम लोग एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पा रहे, नॉट बीइंग एबल टू ऑपरेट एफिशिएंटली या इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, दैट इज एन ऑपरेशनल रिस्क। सप्लाई चेन इश्यूज, क्लियर, करेक्ट। अब नंबर 3 पे क्या आएगा? फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क देखो इधर, जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को आता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क जो एक कोई भी बिजनेस में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, राइट। सपोज करो कोई इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी बाहर के कंपनी को एक्सपोर्ट करके सेल करेगा। अब जब उसने एक्सपोर्ट करके सेल किया है तो उसको डॉलर में रुपया मिलेगा, राइट, फॉरेन करेंसी में उसको रुपया मिलेगा। जब फॉरेन करेंसी में कोई भी रुपया मिल रहा है, दैट मीन्स आपको फॉरेन करेंसी रिस्क आ रहा है, फॉरेन करेंसी रिस्क। और दूसरे में कोई इंटरेस्ट रेट का रिस्क आएगा, राइट, मार्केट रिस्क। मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, वो क्या है? फाइनेंशियल रिस्क, राइट। कल को मार्केट गिर जाए या इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो क्या होगा? सपोज आपने बैंक से लोन लिया घर खरीदने के लिए, होम लोन लिया घर खरीदने के लिए, अब कल को बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, वो क्या है? फाइनेंशियल रिस्क, राइट, इंटरेस्ट रेट का। तो इधर आ जाओ, ये वो रिस्क है जो एक कोई नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट कॉज करेंगे, नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट, राइट। नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट कैसा आएगा? एग्जांपल में देखो, सपोज करो फॉरेन करेंसी रिस्क, राइट, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर दूसरा क्रेडिट रिस्क। सपोज वही जो हमने एक्सपोर्ट वाला एग्जांपल लिया, इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को पे किया है, गुड्स सेंड किया, तो उसको डेटर्स आ गए उसके बुक्स में। अब डेटर्स उसको फॉरेन करेंसी में पे करेंगे तो तुरंत तो नहीं करेंगे, 1 या 2 महीने बाद करेंगे, तो वहां पे क्रेडिट रिस्क आ जाता है। व्हाट इफ उसने पे किया ही नहीं, व्हाट इफ उसका बिजनेस बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट रिस्क, राइट। फिर लिक्विडिटी रिस्क आता है और मार्केट रिस्क आ जाता है। मार्केट रिस्क हमने डिस्कस किया, मार्केट में इन्वेस्ट किया तो रिस्क आ जाएगा। उसके बाद आता है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को या कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, रेगुलेटरी या कंप्लायंस रिस्क। मतलब कि आईटी रिटर्न फाइल करना है ना, टाइम से डेडलाइन है, डेडलाइन को मीट करना है, पर हम डेडलाइन नहीं मीट कर पाए, ड्यू डेट क्रॉस हो गया, उसके बाद हम फाइल कर रहे हैं, सो दैट मीन्स वो एक रेगुलेटरी रिस्क है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फाइन पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा, करेक्ट। देखो, दिस इंक्लूड रिस्क ऑफ फाइन्स
एंड पेनल्टीज फ्रॉम अ रेगुलेटरी एजेंसी। कैसे आया? ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। सपोज करो आपने एग्जाम्पल आईटी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया, आईटी रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, या हमने टाइम से गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया। बहुत सारे रेगुलेटरी रिस्क होते हैं, और वो अगर नहीं हुआ, अगर हमने टाइम से मीट नहीं किया ये सब चीजों को, तो हमको फाइन देना पड़ेगा, हमको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगेन दैट इज अ रिस्क। करेक्ट। सो देखो क्या है, ये कैसे आएगा? ऑब्वियसली वायलेशन ऑफ लॉज और रेगुलेशंस, जैसे क्या? इन्वायरमेंटल लॉज। दूसरा क्या? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा छोड़ दो, लोकल टैक्स या स्टैट्यूटरी लॉज। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज को मीट करना जरूरी होगा। इसमें आप एग्जांपल देख लो ना, आईटी लॉज, इनकम टैक्स या जीएसटी, कंपनी लॉज, ये सब क्या है? कंपनीज एक्ट। ये सारे यही तो है स्टैट्यूटरी लॉज, राइट। तो हमारा चौथा नंबर पॉइंट क्या था? रेगुलेटरी या कंप्लायंस रिस्क है, फाइन्स, पेनल्टी, ये सब चीजों का रिस्क आ गया, राइट। कैसे आएगा? लोकल कोई भी किसी भी तरह का लॉज या रेगुलेशंस को अगर हम मीट ना करें, कोई स्टैट्यूटरी लॉज आया, लोकल टैक्सेस होंगे, लोकल टैक्स लॉज जो आपके होते हैं, लोकल लॉज जो होते हैं वो, या कोई गवर्नमेंट के लॉज, सपोज इन्वायरमेंट या हेल्थ वगैरह के लॉज। करेक्ट। 4 पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट होता है हजार्ड रिस्क। हजार्ड रिस्क आप कई बार सुनते होंगे, यहां पे कोई आग लग गया, यहां पे कोई सुनामी आ गया जिसकी वजह से कोई फैक्ट्री प्रेमाइस डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत सारे हजार्डस रिस्क आते हैं, राइट। हजार्ड रिस्क बोले तो क्या? समथिंग जो विच इज यूजुअली जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। यूजुअली ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन कॉज कर जाता है। तो इसमें लिख लो, यूजुअली फिजिकल डिस्ट्रक्शन। करेक्ट। करेक्ट। अब जब फिजिकल डिस्ट्रक्शन आएगा, कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल फायर, राइट। फायर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया। देखो लिखा है ना, नेचुरल डिजास्टर्स। जैसे क्या? नेचुरल डिजास्टर क्या आया? अर्थक्वेक। उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे, राइट। फ्लड्स। केरला में फ्लड्स आए थे। बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते। कुछ समय पहले ब्राजील में ड्रॉट लाइक सिचुएशन था, राइट। उसके बाद आया कुछ लाइबिलिटीज भी होते हैं। लाइबिलिटीज जैसे फायर, इनफैक्ट मेनली फायर, और इंपेयरमेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स, टेररिज्म वगैरह। तो जो भी फिजिकल डिस्ट्रक्शन वाला कुछ हो उसको हम बोलते हैं हैजर्ड रिस्क। और हैजर्ड रिस्क वो रिस्क हैं जिसको हम इंश्योर करते हैं, जिसके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, राइट। रिस्क दैट आर इंश्योरेबल, राइट। जो रिस्क इंश्योरेबल है उसको हम बोलते हैं हैजर्ड रिस्क। अब हैजर्ड रिस्क क्या है? इंश्योरेबल रिस्क जैसे क्या? सपोज करो फायर कर रहे, या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर हमारा ये वाला जो जगह है, सपोज करो ये सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसमें जितना भी नुकसान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंडेमनिफाई कर देगा, या उसके लिए वो पे कर देगा। करेक्ट। क्लियर है एकदम बात? सो इसको बोला जाता है हैजर्ड रिस्क, और जिसके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। मोस्ट कॉमन इंश्योरेंस जिसके लिए हम लोग लेते हैं दैट इज फायर या बिल्डिंग इंश्योरेंस या फैक्ट्री इंश्योरेंस। ये सब लिया जाता है मोस्टली फॉर हैजर्ड रिस्क। और रेसिडुअल रिस्क आया 6 पॉइंट, जो हमारा पढ़ा हुआ है पहले। करेक्ट। ये हमारा पढ़ा हुआ है रेसिडुअल रिस्क। तो बिजनेस रिस्क पहला पार्ट था, इसमें क्या? 6 चीज। ओवरऑल पहला रिस्क आता है जो स्ट्रैटेजिक रिस्क होता है, तो स्ट्रैटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तीसरा में फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, उसके बाद में हैजर्ड रिस्क, और लास्ट में 6 पॉइंट आया रेसिडुअल रिस्क। 6 पॉइंट आया रेसिडुअल रिस्क। क्लियर एकदम? चलो बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट हम आते हैं टेक्नोलॉजी रिस्क में। अगेन ये बहुत सिंपल है और हम लोग बहुत लॉजिकली पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इससे ना क्वेश्चन भी बन सकता है, नेचुरल बात है। वही सेम टाइप का क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सप्लेन सम वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क, लिख लो इधर ही, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क। अब यहां पे बहुत सारे टाइप के टेक्नोलॉजी रिस्क दिए हुए, आप देखोगे तो इधर 5 पॉइंट है और नेक्स्ट पेज में लास्ट तक पॉइंट्स है, पर हम इतना नहीं करेंगे। हम सिंपल कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे जो आपको याद भी रह सकता है, विच इज इजी टू रिमेंबर, वो सारी चीजें, राइट। तो टेक्नोलॉजी रिस्क नाम से समझ में आ रहा होगा, जब हम बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं तो क्या यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी। एंड जाहिर सा बात है ना, कोई भी चीज को ऑटोमेट करेंगे या आईटी अगर हम लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज लेकर आएंगे, तो नेचुरल बात है टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क आएगा उसमें। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क क्या होता है, नॉर्मल लॉजिकली समझो। टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क तो सबसे पहला तो यही है कि कोई टेक्नोलॉजी फेलियर हो जाए। क्या हो जाए, सबसे पहला रिस्क तो यही है, क्या, टेक्नोलॉजी फेलियर। अब टेक्नोलॉजी जब फेल होगा उसके कारण कुछ डाउन टाइम आ जाएगा। सो पहला पॉइंट है डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। आए दिन हम कहीं ना कहीं पे पढ़ते हैं इसका टेक्नोलॉजी फेल हो गया। अभी कुछ समय पहले मेरे को याद है, काफी टाइम पहले ऐसा हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स क्रैश हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स क्रैश हो गए थे, इनफैक्ट गूगल के सर्वर्स क्रैश हो गए थे। तो गूगल के सर्वर्स क्रैश होने के कारण यूट्यूब नहीं खुल रहा था, ड्राइव नहीं खुल रहा था, जीमेल नहीं खुल रहा था। सो टेक्नोलॉजी फेलियर। अगेन गूगल भी तो अपने यहां पे कोई टेक्नोलॉजी यूज करता होगा, कभी भी वो फेल हो ही सकता है। एंड आपको भी ये मालूम है, अगर वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो वो उसको इंश्योर भी करता है कि ये जल्दी से फेल ना हो, पर उसके बाद भी कुछ तो रेसिडुअल रिस्क है जिसके कारण वो फेल हो सकता है। और अगर वो कभी फेल हो गया तो दैट इज अ टेक्नोलॉजी रिस्क, राइट। डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, फेल हो जाए, कुछ भी चीज फेल हो सकता है। कोई भी एसेट जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है वो फेल हो सकता है, राइट। सो उसके कारण क्या होता है, बहुत डाउन टाइम आ जाता है। डाउन टाइम मतलब आप काम नहीं कर सकते, आइडल टाइम, राइट। डाउन टाइम माने आइडल टाइम, राइट। तो इसमें क्या है, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज में बिकम अनअवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स और इक्विपमेंट फेलियर, राइट। फिर नेक्स्ट क्या आया, टेक्निकल प्रॉब्लम या इक्विपमेंट फेलियर के कारण डाउन टाइम आ सकता है। नेक्स्ट क्या आया, उसी से रिलेटेड पॉइंट है, क्या देखो, अब टेक्नोलॉजी है, आए दिन ये बदल जाता है, राइट। टेक्नोलॉजी चेंजेस। टच स्क्रीन फोन्स कुछ समय पहले आए थे, टच स्क्रीन फोन्स कुछ समय पहले आए थे, अब आजकल क्या आ गए हैं, स्मार्टफोन्स, राइट। अब आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं। तो इस तरह से एवरी डे टेक्नोलॉजी बदल रहा है। अगर आपको पहले याद है, पहले डेस्कटॉप चलते थे, उसके बाद आया जमाना लैपटॉप्स का, अब जमाना आ गया टैबलेट्स का, राइट। सो इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इनहैंस होता रहता है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता जाएगा, ओल्ड टेक्नोलॉजी विल कीप ऑन गेटिंग ऑब्सोलीट, राइट। जैसे शुरू में जब हम पढ़ाते थे, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, उसके बाद हम बेसिक लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग करने लगे, और आज के दिन में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग्स होता है, सब कुछ को इन्वॉल्व करके। सो ओवर अ पीरियड टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, सो पुराना टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाता है, राइट। सो देयरफॉर यहां पे क्या है, ऑब्सोलेसेंस या चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। सो ऑब्सोलेसेंस या चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, यहां पे क्या लिखा है, वही सेम चीज जो हेडिंग है, टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली एंड देयरफॉर वो ऑब्सोलीट हो जाता है, राइट। उसके बाद एक पॉइंट बीच में आप छोड़ दो पहले, उसके बाद में आ जाओ क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। आज के दिन में कोई भी चीज में मल्टीपल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, राइट। जैसे सपोज कर अभी हम जब रिकॉर्ड भी कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए कैमरा आता है,
उसके लिए लैपटॉप आता है, उसके लिए एक जो राइटिंग पैड आईपैड जिसमें हम लोग लिख रहे हैं वो आता है, फिर एक और कंप्यूटर सिस्टम आता है जिसमें ये रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, राइट। फिर अगर हम लोग को इसको लाइव क्लास करना होगा तो उसके लिए यूट्यूब लाइव लेना पड़ेगा, दैट इज अनदर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो क्या आता है, अलग अलग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग कंट्रोल भी तो लगाना पड़ेगा, राइट। अब सपोज करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं रिकॉर्ड करता था शुरू में, इनिशियली जब ऐसा हम लोग ये इक्विपमेंट हेवी रिकॉर्डिंग्स में आने लगे, इतने एडवांस्ड रिकॉर्डिंग्स में, तो उसमें क्या होता था, पावर कट अगर कभी हुआ सो पूरा रिकॉर्डिंग वेस्ट हो जाता था, राइट। सो जब एक बार हुआ तो ऑब्वियसली लगा कि यार पूरा रिकॉर्डिंग वापस से करना पड़ता था, तो उसके बाद हमने फिर क्या किया, यूपीएस लगाया। यूपीएस क्या है, एक तरह से कंट्रोल काउंटर मेजर, ताकि पावर फेलियर जो रिस्क है उसको काउंटर कर पाए, राइट। तो वो फिर वहां पे एक वो लगाए हम लोग, काउंटर मेजर लगाए। उसके बाद जब हम लोग को यूट्यूब लाइव जाना था तो हमने इंटरनेट लगाया, राइट, लैंड पे यूट्यूब लाइव हो सके, एडवांस्ड इंटरनेट लगाया जो स्पीड स्लो नहीं करे। अब इंटरनेट जैसे ही इतना एडवांस लगाया तो अगेन वायरस का रिस्क आ गया, राइट, वायरस अटैक हो सकता है, तो उसके लिए एंटीवायरस लगाना पड़ा, टॉप लेवल का एंटीवायरस। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आप अलग अलग टेक्नोलॉजी लेकर आते हो अलग अलग रिस्क आता है उसके साथ, एंड देयरफॉर अलग अलग कंट्रोल्स आएंगे। तो यहां पे यही है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज इंपोज डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, जिसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स चाहिए। यहां पे यही बोला हुआ है, देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स। तो इसको लिख लो शॉर्ट में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जब हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, डिफरेंट रिस्क आते हैं, राइट। और ये देखो ऊपर बोल्ड किया हुआ है, न्यू टाइप ऑफ रिस्क, और जिसको कैसे मिटिगेट करना है, डिफरेंट कंट्रोल्स नीड टू बी इम्पोज्ड, राइट। तो ये यहां पे भी लिखा हुआ है, इट नीड्स टू बी मिटिगेटेड बाय रेलिवेंट कंट्रोल्स एज एप्लीकेबल, करेक्ट। उसके बाद क्या आया, पॉइंट 4, प्रॉपर अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये तो हमने पढ़ा है ना बीपीए में पढ़ा था, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मीट करना होगा। अब सपोज करो जो एडमिशन का प्रोसेस बेटर करने के लिए हमने ऑटोमेट किया और पता चला यार वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव को मीट ही नहीं कर रहा बल्कि उसको और डिले कर दे रहा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? ये रिस्क है, तो इसका कंट्रोल भी डालना पड़ेगा, राइट। ये इंश्योर करना होगा कि जो भी हमने टेक्नोलॉजी यूज किया है इट मीट्स दो चीजें, क्या क्या, एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव, नंबर 1 बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो इसका एक पॉइंट मार्क कर लो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। दूसरा लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इन दोनों चीज को वो मीट करेगा। और वही देखो यहां पे भी यही लिखा है, इट मस्ट इंश्योर कि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहा है, सेम चीज। नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स। अभी तो मैंने एग्जांपल लिया ना रिकॉर्डिंग वाला, बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व है और वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनता है, करेक्ट। तो अब इतने सारे सिस्टम्स जो इन्वॉल्व है, या इसको और एक्सटेंड किया जाए तो मैंने तो सिर्फ अभी रिकॉर्ड करने वाला एग्जांपल दिया, उसके बाद आप अगर देखोगे उसके बाद ऐसा भी एग्जांपल आ जाता है। उसके बाद हम लोग जब इसको फिर इतने बड़े फाइल्स को कंप्रेस करना पड़ता है, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कंप्रेस ठीक से हुआ या नहीं हुआ। अब कंप्रेस करने के बाद एन्क्रिप्ट करना पड़ता है ताकि ये वीडियोस कॉपी ना हो सके। एन्क्रिप्ट करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आता है, राइट, जिसमें आप क्लासेस देख रहे हो, राइट। सो इस तरह का बहुत सारा टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, बहुत सारे इंटीग्रिटीज इन्वॉल्व है, जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाता है उसके बाद। सो जब इतने सारे मल्टीप्लिसिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है, सो जाहिर सी बात है बहुत लोग चाहिए हम लोग को। अब टेक्नोलॉजी तो ऐसा बात नहीं है ना जो हर कोई देख सकता है, राइट, इट्स नॉट दैट इजी। अलग अलग लोग चाहिए टेक्नोलॉजी का अलग अलग पार्ट्स देखने के लिए। सो देयरफॉर उसी के लिए अलग अलग लोग हैं हमारे पास, कोई जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट देखते हैं, कोई जो आपसे बात करते हैं और टेक्नोलॉजी का इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करते हैं, कुछ लोग जो रिकॉर्डिंग वाले फैसिलिटीज में हेल्प करते हैं,
कि सही से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, वो चेक करते हैं। रिकॉर्डिंग में अगर कुछ इश्यू आ जाए, सपोज करो कभी कोई ऑडियो इश्यू आ गया, तो वो ठीक करते हैं, राइट। कभी ब्लर हो गया, कभी हेजी हो गया, ये सब चीजों को वो ठीक करते हैं, करेक्ट। सो देयरफॉर जब मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स, यानी इसके लिए क्या है, मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, करेक्ट, और वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो देयरफॉर इसके लिए क्या होता है, इसके लिए लोग चाहिए विथ अलग अलग नॉलेज एंड स्किल्स, या फिर हम उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, किसको, किसी एक वेंडर को आउटसोर्स कर दो। किसको आउटसोर्स करेंगे, किसी एक वेंडर को ही तो आउटसोर्स करेंगे ना, राइट। तो यहां पे दो ऑप्शन बचता है, एक या तो हम इंप्लॉइज को हायर करें जिनके पास वो नॉलेज एंड स्किल्स हो, रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स, या फिर हम उसको आउटसोर्स कर दे। किसको आउटसोर्स करेंगे, नेचुरल बात है वेंडर्स को आउटसोर्स करेंगे जिनके पास रेलिवेंट स्किल सेट है, करेक्ट। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला प्लेटफॉर्म है ना, वो हमने आउटसोर्स करके रखा हुआ है, राइट। जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं दैट इज आवर इन हाउस, वो हम खुद से करते हैं। जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो हमारा भी एक टीम है छोटा सा जो देखता है, और उसको हमने आउटसोर्स कर दिया है, राइट। तो उसमें हम वेंडर का भी, अलग अलग वेंडर्स का भी हेल्प लेते हैं, करेक्ट। तो अब इसी से आता है क्या, यहीं पे वेंडर आए पिक्चर में, अलग अलग सप्लायर्स, अलग अलग वेंडर्स, तो उनसे ही ये रिलेटेड है 2 पॉइंट। तो पॉइंट 5 में हमने पढ़ा मल्टीप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें या तो आप खुद के कोई ऐसे एम्प्लॉयज लो जिनके पास रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल सेट है, या फिर आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए। आउटसोर्स करके क्या करेंगे, नेचुरल बात है वेंडर्स को देंगे। तो इसी से आता है 2 पॉइंट, इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7। वेंडर्स से रिलेटेड पॉइंट चाहिए, वेंडर्स, राइट। पहला क्या है, जहां ही हमने वेंडर, अब सपोज करो हमने वेंडर्स को यूज किया, आपको जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके लिए, अब क्या हम पूरी उन पे डिपेंड करेंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम आए हम उनको कॉल करके बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व करिए, वो हाथ खड़ा कर लिए तो क्या, वैसा तो होगा नहीं। हम लोग खुद से भी उसको डाइवर्सिफाई करके रखे। वी हैव आवर ओन टीम जो वो सॉफ्टवेयर को देखता है, मॉनिटर करता है, इश्यू नहीं आए ये रिजॉल्व करता है, एंड कुछ वेंडर वाले लोग भी है। सो इससे क्या है, डिपेंडेंस कम करते हैं ताकि कल को वो अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए, करेक्ट, करेक्ट। तो इससे क्या होता है, वही सेम चीज है। देखो टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, या आप उसको आउटसोर्स करोगे वेंडर्स को, शुरू में यही बात लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है क्या, दस देयर इज हेवी डिपेंडेंसी ऑन वेंडर्स विच गिव्स राइज टू वेंडर रिस्क। ये वेंडर रिस्क आ जाता है, कब आएगा, जब सर्विसेज आर आउटसोर्स्ड टू वेंडर्स। डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स, राइट, डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स। अब डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स के साथ एक आता है वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अब चीज ऐसा है, सपोज करिए अगेन हम लोग सब कुछ या तो एक ही वेंडर से खरीदे, वापस से ओवर डिपेंडेंसी आ जाएगा, या फिर हम अलग अलग वेंडर्स को बना के रखे। जैसे मैं आपको ये बताता हूं, जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है ना, रोड कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अब वो क्या करता है, मल्टीपल वेंडर्स को, बहुत सारे वेंडर्स को छोटा छोटा पैचेस, लेट से 100 किलोमीटर्स, कोई एक स्पेसिफिक 100 किलोमीटर्स किसी एक कंपनी को दिया, उसके बाद वाले 100 किलोमीटर्स वो कोई और कंपनी को देगा, फिर 100 किलोमीटर्स कोई और कंपनी को। इससे क्या होता है, उसके पास डिपेंडेंसी नहीं आता कोई एक वेंडर के ऊपर, राइट। तो वो डिपेंडेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसी तरह से हम भी अलग अलग वेंडर्स को लेकर रखते हैं, राइट। तो यहां पे यही है। सो दो ऑप्शंस है, या तो आप सब कुछ माने क्या, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ एक ही वेंडर से खरीदिए या डिफरेंट वेंडर से खरीदिए। वन वेंडर यानी सिंगल वेंडर और मल्टीपल वेंडर्स, एंड बोथ दीज सिचुएशंस रिजल्ट इन हाई रिस्क ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स। सो ब्रॉड पॉइंट इधर में क्या है कि आपको ओवर डिपेंडेंसी ऑन वेंडर्स जो है उसको कम करना होगा, मस्ट बी रिड्यूस्ड। ये जो ओवर डिपेंडेंसी ऑन वेंडर्स है ना, ये एक रिस्क है जिसको हम लोग को कम करना है। क्लियर है बात, क्लियर है बात।
उसके बाद आया पॉइंट नंबर 8, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में क्या आता है? सेग्रीगेशन, अगर आपने देखा होगा स्कैम 1992 बोल के एक टीवी सीरीज आता, मेरा फेवरेट है वो, हर्षद मेहता का बायोग्राफी उसमें डिस्कस किया हुआ है। अब अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, बहुत अच्छी टीवी शो है। अब उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उसमें एसेंशियली ये होता है कि एसबीआई का एक स्कैम होता है हर्षद मेहता के साथ, जिसमें हर्षद मेहता ने 500 करोड़ का लोन लिया होता है एसबीआई से। अब ये फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड है कि लोन लिया कैसे। लोन लिया और ब्रांच मैनेजर, एसबीआई के जो मैनेजर है उनको पता ही नहीं है कि लोन गया है। वो कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज था ही नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब क्या? जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, इनवॉइस एक जन बनाएगा, पेमेंट एक जन लेगा और अकाउंटिंग या बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक जन करेगा। सो दैट मीन्स एसबीआई में भी लोन में जब आता है, सो लोन इनिशिएट एक जन करता है, ऑथराइज दूसरा जन करता है, और फिर उसको एग्जीक्यूट तीसरा जन करता है। सो सपोज ब्रांच मैनेजर ने ऑथराइज किया कि हाँ चलो इसको लोन दे सकते हैं। सो फिर एक इंसान होगा जो इनिशिएट करेगा, लोन का प्रोसेसिंग करेगा, और फिर एक और जन होगा, अलग जन, जो वो लोन का जो अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट या डिसबर्स करेगा। पर वो स्कैम में क्या हुआ था? एक ही जन ने इनिशिएट किया, ऑथराइज किया और डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी लोग को पता ही नहीं है कि ऐसा लोन गया भी था, राइट। एंड 500 करोड़ वाज अ बिग अमाउंट, सो जिसके वजह से वो स्कैम हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो यहां पे आप लिख लो एग्जाम्पल स्कैम 1992, इससे आपको याद आ जाएगा एसबीआई 500 करोड़, राइट। तो यहां पे क्या होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है, यही है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कुछ नहीं है बट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में सेपरेशन या सेग्रीगेशन। जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही आपको अथॉरिटी दिया जाएगा, राइट। इफ देर इज नो एसओडी माने नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सो इट इज वल्नरेबल एंड प्रोन टू फ्रॉड। फ्रॉड होने का चांस बढ़ जाता है अगर वहां पे एसओडी है ही नहीं, राइट। एग्जाम्पल ले लो, यहां पे लिया हुआ है वही, यही चीज का एग्जाम्पल यहां पे है। इनिशिएट, ऑथराइज, डिसबर्स अगर एक ही जन करेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे फ्रॉड होने का चांस बढ़ जाता है। और फिर आता है दो लोग से थ्रेट, एक एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, एक्सटर्नल थ्रेट्स, और एक आता है सपोज करो कोई हैकर ने हैक कर लिया सिस्टम को, सो दैट इज एन एक्सटर्नल थ्रेट, राइट। एग्जाम्पल हैकर, और कहीं पे एग्जाम्पल होता है इंटरनल एम्प्लॉइज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉइज। सपोज आपने किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, अब वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो कुछ ना कुछ वो चाहता है कि वो रिवेंज ले आपके कंपनी से, तो वो क्या करेगा? वो कोई ना कोई कंपनी के बारे में आके सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव लिख देगा, राइट, जिससे उसका रेप्यूटेशन लॉस हो। या सपोज करो इधर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसके पास कोई एक्सेस कार्ड रहेगा जहां पे उसको एंट्री के लिए एक्सेस कार्ड दिया जाएगा, राइट। तो वो एक्सेस कार्ड किसी और को दे देगा, कोई एक चोर को दे देगा अनऑथराइज्ड एक्सेस। या सपोज करो कोई बैंक में किसी चोर को चोरी करना है, सो चोर इज एन एक्सटर्नल थ्रेट, बट वो अगर कंपनी के अंदर के आदमी के संग कर लिया, कोई इंप्लॉय अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो दैट इज एन इंटरनल थ्रेट। एन इंटरनल थ्रेट इज द वीकेस्ट फॉर्म, वो वीकेस्ट लिंक होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पे तो थ्रेट हो ही सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को तो मालूम ही रहेगा ना कुछ सेंसिटिव डेटा, राइट। सो पॉइंट नंबर 8 है एक्सटर्नल थ्रेट, जिसकी वजह से फ्रॉड या क्राइम हो। एंड पॉइंट नंबर 10 आता है इंपैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल या अनइंटेंशनल थ्रेट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज। इंटरनल एम्प्लॉयज के कारण जो भी थ्रेट है, दैट इज पॉइंट नंबर 10, करेक्ट। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा एम्प्लॉयज आर द वीकेस्ट लिंक, ये हमको मालूम है, एम्प्लॉयज आर द वीकेस्ट लिंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बात सही है। तो देयरफॉर, और वो क्यों वीकेस्ट है? बिकॉज दे आर ग्रांटेड एडिशनल प्रिविलेजेस विच कैन बी इजिली मिसयूज्ड। उनको एडिशनल प्रिविलेज दिया जाता है जो किसी बाहर वाले को नहीं दिया जाएगा। एक्सेस कार्ड या उसका आईडी कार्ड में जो एक्सेस राइट होता है, वो कहीं स्कैन करके जा सकता है, उसका कहीं फिंगरप्रिंट काम करेगा,
सो दीज आर एडिशनल प्रिविलेजेस जो अगर वो चाहे तो मिसयूज कर सकता है, राइट। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ थ्रेट। 10 पॉइंट और आपको नहीं पढ़ना, राइट। और जो तीसरा है डेटा रिलेटेड रिस्क, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, ये बात तो मालूम ही है। डेटा रिलेटेड रिस्क ये चैप्टर 3 में आएगा। बट जो 10 पॉइंट हमने डिस्कस किया उसको एक बार वापस से रिपीट कर लो। क्या है? पहले 5 इस पेज में, पहला 2 क्या था? इक्विपमेंट फेलियर। पहला टेक्नोलॉजी फेलियर के कारण डाउन टाइम। दूसरा टेक्नोलॉजी बदल जाता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस या ऑब्सोलेसेंस, राइट। फिर तीसरा चौथा नीचे में, तीसरा क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स, जिसके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क आता है। सो देयरफॉर डिफरेंट रिस्क बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, राइट। उसके बाद क्या आया था? जो हमारा टेक्नोलॉजी है दैट शुड मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल या रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आया पॉइंट नंबर 5, मल्टीप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स, जिसके कारण 2 और पॉइंट्स आए थे। क्या? वेंडर वाले, डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स, पॉइंट नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स, पॉइंट नंबर 2, वेंडर का कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद तो ये 6 और 7 हो गया। उसके बाद आया 8 पॉइंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है वहां पे रिस्क ज्यादा है। उसके बाद 2 और पॉइंट्स आए। क्या? एक्सटर्नल थ्रेट हैकर से या फिर इंटरनल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट तो चलो ठीक है, हैकर के कारण होगा। हैकर के कारण थ्रेट होगा तो कैसे होगा? देखो, क्योंकि एक्सेस दिया गया है, कस्टमर्स कैन एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का दुनिया है, कहीं से भी कोई भी किसी चीज को भी एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तब कोई भी अगर एक्सेस कर सकता है तो हैकर भी तो एक्सेस कर सकता है ना, सो वो थ्रेट आ जाता है, राइट। देयर आर रिस्क ऑफ थ्रेट फ्रॉम हैकर्स हु कुड एक्सेस द सॉफ्टवेयर टू कमिट फ्रॉड या क्राइम, राइट। और लास्ट में इंटरनल थ्रेट्स, इंटरनल एम्प्लॉयज के कारण, जो इंटेंशनली या कोई लोग अनइंटेंशनली भी कर देते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो वो क्या है? इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। और इसके कारण तो इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो वीकेस्ट लिंक है और उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है विच कैन बी मिसयूज्ड, करेक्ट। सो इसके साथ साथ ये वाला पार्ट खत्म, टेक्नोलॉजी रिस्क खत्म, करेक्ट। अब हम आएंगे रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट में इधर आओ एक बार, पिछला आ जाओ, पेज नंबर 13 में आ जाओ एक बार। सो रिस्क वाला पार्ट तो हो गया। रिस्क है, रिस्क में अलग अलग डेफिनेशन एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्क, राइट। बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डेटा रिलेटेड, ये पार्ट खत्म। अब रिस्क है तो क्या? रिस्क जानने के बाद आप हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठोगे, क्या करोगे? उसको ट्राई करके मैनेज, मतलब यू हैव टू रिड्यूस द रिस्क, राइट। यू हैव टू रिड्यूस द रिस्क। उसके लिए आप क्या करोगे? ये वाला पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, ये जो ब्लू में हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, और यही डेफिनेशन है। तो ये 11th डेफिनेशन है जो रिस्क मैनेजमेंट का है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? देखो, इट इज अ प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस। वो कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं है, एक फुल प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो यहां पे क्या आपको मार्क करना है? इट इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? कि सबसे पहला आप उसमें असेस करिए रिस्क क्या है। यू हैव टू असेस व्हाट इज द रिस्क। अब ये रिस्क असेसिंग क्या हो गया सडनली? तो ये यहां पे डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं इसको। रिस्क असेसमेंट ये कुछ नहीं है, ये नीचे वही रिस्क असेसमेंट के बारे में ही बोल रहा है। तो नीचे में रिस्क असेसमेंट है, वो पढ़ो मेरे साथ। रिस्क असेसमेंट, ये पॉइंट नंबर 12 डेफिनेशन हो गया। रिस्क असेसमेंट क्या बोला? आइडेंटिफाई, आपको क्या करना है? असेस करना है कि रिस्क इससे है कितना। मतलब आपको एक तरह से बैठ के सोचना है कि इसमें रिस्क कितना है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये रिस्क को कम करें। सो पहले असेसमेंट हो रहा है, जैसे सिचुएशन को असेस करते हैं ना, उसी तरह से हम रिस्क को असेस करें। पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। तो पहला पॉइंट इसमें आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर योर थ्रेट्स, व्हाट आर योर वल्नरेबिलिटीज। उसके बाद आपको क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ चलो ये मेरा थ्रेट है, ये मेरा वल्नरेबिलिटी है। अब इसके बाद क्या रिस्क हो सकता है वो मेजर करना है। डिग्री ऑफ रिस्क याद है ना, लाइक्लीहुड, इंपैक्ट एंड टाइमिंग। तो उसी से हमको मेजर करना है। तो यहां पे आएगा मेजरमेंट ऑफ रिस्क। उसके लिए हम क्या करेंगे? असेसमेंट में आएगा पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज, उसमें आया
हम ये निकाल रहे हैं कि इससे इंपैक्ट कितना होगा, पोटेंशियल इंपैक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म आप निकालिए अगर कोई रिस्क या कोई वल्नरेबिलिटी इज एक्सप्लॉइटेड बाय अ थ्रेट, दैट अ लॉस ऑफ सीआई होगा अगर कोई आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी इज एक्सप्लॉइटेड, इफ वल्नरेबिलिटी इज एक्सप्लॉइटेड बाय अ थ्रेट। सो रिस्क असेसमेंट में दो चीज, सबसे पहला आपको निकालना, आइडेंटिफाई करना है क्या, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, फिर दूसरा क्या करना है, वो थ्रेट और वो वल्नरेबिलिटी, लेट्स से वो थ्रेट और वल्नरेबिलिटी हो गया, मतलब द थ्रेट हैज एक्सप्लॉइटेड द वल्नरेबिलिटी, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रिस्क आ रहा है। अब वो रिस्क कितना है ये हमको मेजर करना है, ये मेजर करना है, तो उसमें क्या आ रहा है, इंपैक्ट असेसमेंट, सॉरी एक्सपोजर ऑफ रिस्क, याद है ना, तो यहां पे असेसिंग द रिस्क। अब असेसिंग द रिस्क क्या है, पहला स्टेप है इन रिस्क मैनेजमेंट। असेसिंग द रिस्क में हम क्या करते हैं, दो चीज, आइडेंटिफिकेशन प्लस मेजरमेंट। हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क क्या है और हम मेजर करते हैं रिस्क कितना है, राइट। उसके बाद आया पॉइंट नंबर 1, तो वो असेसिंग द रिस्क, फिर आया टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, राइट। स्टेप्स लो कि आप रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल पर ले आओ। रिस्क अगर बहुत ज्यादा है तो वो रिस्क को कम करना होगा ना, तो टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, करेक्ट। टेकिंग स्टेप्स टू reduce it to an acceptable level, और उसके बाद क्या आया, मेंटेनिंग दैट लेवल ऑफ रिस्क, वो रिस्क का लेवल को आपको मेंटेन भी करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में पहला क्या किया, आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क। सबसे पहला हमने क्या किया, असेस द रिस्क, असेसिंग रिस्क असेसमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं स्टेप्स निकालते हैं, फॉर्म्युलेट स्टेप टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, एक एक्सेप्टेबल लेवल पर ले आए और उसके बाद उसको मेंटेन करना है। उसके बाद वो रिस्क को मेंटेन कर सकते हैं, क्यों, और यहां पे ये क्यों नहीं बोल रहा कि रिस्क को खत्म करिए, ऐसा भी तो बोल सकता था, रेसिडुअल रिस्क को याद करो ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रिस्क को खत्म कर दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ रिस्क तो हमेशा ही रहेगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ इतना बोलता है कि आप सबसे पहले असेस करिए मतलब क्या, आइडेंटिफाई करिए और मेजर करिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऐसे स्टेप्स लाइए ताकि आप रिस्क को कम कर सके, रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, और उसके बाद वो लेवल को आप मेंटेन करिए, वो चलेगा, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, राइट। सो असेसमेंट, फिर टेकिंग स्टेप्स और फिर मेंटेनिंग, राइट। तो नीचे में समरी एक लाइन में भी ये लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स क्या, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग क्या हुआ, असेसमेंट, नीचे रिस्क असेसमेंट, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मिनिमाइजिंग अनसर्टेन इवेंट्स। अब मिनिमाइज हम कैसे करते हैं, स्टेप्स लेते हैं ताकि उसको मिनिमाइज कर पाए, राइट। क्लियर है एकदम बात, क्लियर। तो यही, इसी से ही देखो रेसिडुअल रिस्क आ जाता है। अगर हम यहां पे रेसिडुअल रिस्क में भी पढ़ेंगे तो वही सेम पेज नंबर 13 में आके एक बार देखो, रिस्क मैनेजमेंट शुड कंसिडर, ये वाला पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट शुड कंसिडर दीज टू एरियाज, क्या क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ रेसिडुअल रिस्क, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, एंड सिलेक्शन ऑफ सेफगार्ड्स। तो रिस्क मैनेजमेंट में दो चीज क्या आ रहा है, पहला तो एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट करेंगे रिस्क को, एक्सेप्टेंस, एंड कौन सा सेफगार्ड्स लगाना है वो, राइट। सो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। देखो रिस्क मैनेजमेंट दो चीजों को कंसिडर करता है, एक तो एक्सेप्ट करो रिस्क को, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, दूसरा सिलेक्शन ऑफ सेफगार्ड। क्लियर एकदम बात, क्लियर। रिस्क मैनेजमेंट ऊपर क्या था, और रेसिडुअल रिस्क का रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ रेसिडुअल रिस्क और दूसरा सिलेक्शन ऑफ सेफगार्ड्स। फिर नेक्स्ट आओ आगे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, पेज नंबर
17, पेज नंबर 17। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बस 5 मिनट। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में क्या बोल रहा है? अगेन इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 5.65 या 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन वेरियस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं 5 T's। 5 T's क्योंकि देखो पांचों पॉइंट टी से शुरू होता है, तो इसलिए हम लोग पहला पॉइंट नीचे वाला देखेंगे जिसको हम बोलेंगे टर्न बैक या इग्नोर द रिस्क। देखो अब सारा रिस्क को आप इक्वल वेटेज तो दोगे नहीं, क्योंकि रिस्क कुछ कम होगा और कुछ रिस्क बहुत ज्यादा होगा, कुछ बहुत कम होगा, कुछ बहुत ज्यादा होगा। तो जो बहुत कम रिस्क है उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट अलग होगा, और जो बहुत ज्यादा रिस्क है उसका मैनेजमेंट अलग होगा, राइट। तो रिस्क को मैनेज करने का तरीका भी अलग होगा। सो जो बहुत छोटे रिस्क है, देखो वेयर द प्रोबेबिलिटी और इंपैक्ट ऑफ द रिस्क इज वेरी लो, प्रोबेबिलिटी या इंपैक्ट बहुत लो होगा, तो हम क्या करेंगे, तब हम रिस्क को इग्नोर कर सकते हैं, आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, सपोज करो, किस तरह से इसको बोला जाए, सपोज करो आप जब ऑफिस में जाओगे, राइट, तो ऑफिस में चाय ऑर्डर होता है। तब जब चाय ऑर्डर हो रहा है ऑफिस में, सो चाय वाला अगर 5 रुपए की जगह 6 रुपए ले रहा है, सो वो फाइनेंशियल रिस्क है, बट क्या आपको इसमें दिमाग लगाना है? नहीं, ठीक है, इसको रहने दो, इग्नोर द रिस्क। इसके लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाने बैठ के, राइट। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी या इंपैक्ट बहुत छोटा है, सो इसको इग्नोर कर दो। करेक्ट। ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रहना है। एग्जाम्पल 1 रुपी एक्स्ट्रा इन टी प्राइसेस पेड, करेक्ट। टर्न बैक या इग्नोर ये कब करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी या ऑकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है, लाइक्लीहुड या एक्सटेंट जिसको बोलते हैं एक्सपोजर, राइट। तो रिस्क क्या है, अगर हम एक तरह से बोले डिग्री ऑफ रिस्क, अगर हम एक तरह से बोले तो रिस्क को हम कैसे बोल सकते हैं, लाइक्लीहुड इनटू एक्सटेंट या एक्सपोजर जो है, इस तरह से बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रिस्क को, करेक्ट। या एक काम करो ना, इसको पीछे ही लिख लेंगे, पीछे में ही लिख लो, जहां पे हम डिग्री ऑफ रिस्क डिस्कस कर रहे थे, यहां पे ये डिग्री ऑफ रिस्क पेज नंबर 11 में जो ये डिग्री ऑफ रिस्क है ना, यहां पे लिख लो, ये क्या है, लाइक्लीहुड इनटू एक्सपोजर। टाइमिंग भी है, बट ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। मान लिख लिया। अब वापस आ जाओ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज पेज 17 में, 17 में। इसमें क्या बोला, सबसे पहला तो कुछ रिस्क होगा जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आप उसको इग्नोर करिए। नेक्स्ट क्या है, कुछ रिस्क ऐसा होगा जिसका प्रोबेबिलिटी लो है, वेरी लो नहीं है पर कम है, राइट। तो उसको आप टॉलरेट कर लीजिए या एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब मान लीजिए कि ठीक है ये रिस्क है और कोई बात नहीं है, उसके लिए आपको कोई स्टेप नहीं लेना है। तो पहले आपने क्या किया, आपने इग्नोर किया, ये कोई रिस्क नहीं है। फिर अभी आपने किया, आपने एक्सेप्ट किया कि रिस्क है, पर इसके लिए कुछ करना सेंसिबल नहीं है, राइट। इसके लिए कुछ करना सेंसिबल नहीं है। इसके लिए आप अगर कुछ करने जाओगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। सपोज करें 100 रुपए का नोट है, ठीक है, पेटी कैश हर कंपनी में रहता है। अब 100 रुपए अगर आपके पेटी कैश में पड़ा है, तो क्या आप वो पेटी कैश बॉक्स जो है उसको लॉक करने के लिए 200 रुपए का ताला खरीदोगे? बिल्कुल ही नहीं। पता चला ताला चोरी हो गया तो 200 रुपए का नुकसान, राइट। सो मालूम है कि 100 रुपए चोरी होने का रिस्क है, पर इसके लिए हम कुछ करते नहीं है। करेक्ट है बात? बिल्कुल। सो यहां पे क्या है, सम रिस्क आर कंसिडर्ड माइनर
क्यों? क्योंकि उसका इंपैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी लो है, उसका इंपैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी लो है, वेरी लो नहीं है, लो है, नीचे में वेरी लो था, राइट, डिफरेंस है यहां पे, हाँ, ये वेरी लो है और ये है लो, तो यहां पे क्या हो रहा है, इट कैन बी एक्सेप्टेड, क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग सच अ रिस्क इज ग्रेटर देन द लॉस ड्यू टू द रिस्क, राइट, तो यहां पे क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर हम वो रिस्क को कंट्रोल करने जाए, इज ग्रेटर देन द रिस्क ऑफ लॉस, इज ग्रेटर देन द लॉस ड्यू टू रिस्क, करेक्ट, इसका मतलब यही है, 100 रुपए का नोट, पेटी कैश वाला एग्जांपल है ना, वो याद रखना, पेटी कैश, 100 रुपए का नोट को बचाने के लिए 200 रुपए का ताला तो हम कभी भी नहीं खरीदेंगे, तो यही यहां पे बोल रहे हैं, राइट, पर इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें हमको ये करना, इट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली, पीरियोडिकली इसको रिव्यू करना होगा, ये इंश्योर करने के लिए टाइम टू टाइम, ताकि इसका इंपैक्ट कम रहे। अब यही मान लो पेटी कैश में 100 रुपए इकट्ठा होके सपोज करो 10,000 रुपए हो गए पेटी कैश में, तब तो आपको लॉक करना पड़ेगा, तब तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि ये ठीक है, ये रिस्क, इसका इंपैक्ट कम है, जब वो 10,000 हो गया तो उसका इंपैक्ट कम नहीं है, तो आपको इसलिए टाइम टू टाइम अपने पेटी कैश को चेक करना पड़ेगा, रिव्यूड पीरियोडिकली, करेक्ट है बात। और फिर आ गए ये 3 पॉइंट्स, 3, 4, 5, सब कुछ इसी ऑर्डर में आप पढ़ लो। थर्ड क्या था, टर्मिनेट या एलिमिनेट, टर्मिनेट वर्ड से आ रहा है, एलिमिनेट, अब इसमें क्या बोला, इसमें बोला सपोज करो कुछ रिस्क तो है जो कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या कोई वेंडर या कोई सप्लायर से रिलेटेड होगा, जैसे मान लो कोई सप्लायर बदमाशी पे उतर आया, राइट, सपोज करो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, एग्जिस्टिंग सप्लायर है, कल को वो बोले कि अब हम कल को इसमें बहुत सारे इश्यूज आने लगे, बहुत सारे रिस्क आने लगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सीधा साधा सिंपल सोल्यूशन होगा कि हम ये सप्लायर को बोले टाटा बाय बाय और एक दूसरा सप्लायर को बोले आ जाओ, राइट, हम लोग वेंडर को रिप्लेस कर देंगे, सप्लायर को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से कहीं पे भी अगर आपका बहुत ज्यादा रिस्क आ रहा है जो स्पेसिफिक है कोई एक टेक्नोलॉजी या कोई वेंडर या सप्लायर से, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। यहीं पे ये बोल रहे हैं टर्मिनेट या एलिमिनेट, जो रिस्क है उसको एलिमिनेट कर दो, राइट। सो ये जो रिस्क है इट इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी, वेंडर या सप्लायर, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, विथ, रिप्लेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को या सप्लायर को या वेंडर को, करेक्ट, रिप्लेस कर दो। उसके बाद आया ट्रांसफर या शेयर द रिस्क, ट्रांसफर या शेयर द रिस्क, ट्रांसफर या शेयर द रिस्क। अब कुछ तो रिस्क ऐसे हैं जो हमने पढ़ा था ना, हजार्ड रिस्क, वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं उसका। सो उस तरह के रिस्क, सपोज करो बिल्डिंग में आग लग गया, उसका रिस्क क्या, वो भी तो एक रिस्क है, वही फिजिकल डिस्ट्रक्शन, फिजिकल डैमेज वाला रिस्क, एग्जाम्पल हजार्ड रिस्क, या फिजिकल डैमेज वाला जो रिस्क है फायर वगैरह, उसका हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस ले लेंगे, राइट, उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द कॉस्ट ऑफ रियलाइज्ड रिस्क टू एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर, वो हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे और फिर कुछ भी हो जाए इसको, ये इंश्योरेंस कंपनी हमको बेयर करेगा। सपोज करो गाड़ी हम लोग ड्राइव करते हैं, सो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है, अब रिस्क ऑफ वो फिजिकल डैमेज होगा गाड़ी को, तो जो भी एक्सीडेंट की वजह से उसको ठीक कराने का जो खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा ना। सो द कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड टू इंश्योरेंस प्रोवाइडर, राइट, करेक्ट। और वही अगर हम आईटी में बात करें तो इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे जो हमने सॉफ्टवेयर या इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वाला चीज को आउटसोर्स कर रखा है, वो इसलिए ताकि हम बेटर मैनेज कर पाए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हो सकता है हम लोग उतना बेटर मैनेज ही नहीं कर पाए, इसलिए हमने आउटसोर्स कर दिया कि आप उसको बेटर मैनेज करिए, राइट। तो यही यहां पे बोला आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, राइट। फिर आया लास्ट पॉइंट, ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क, मतलब
जब सब कुछ हमने देख लिया और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? सूटेबल कंट्रोल्स मस्ट बी डिवाइस्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट द रिस्क एंड, क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट द रिस्क एंड टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, राइट? जब हमने सब कुछ कर लिया और कुछ उपाय नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? सूटेबल कंट्रोल्स को लेकर आएंगे ताकि वो रिस्क प्रिवेंट हो सके एंड उसका इंपैक्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके। क्लियर है बात? सो ये 5 पॉइंट। पहला, टॉलरेट करेंगे हम रिस्क को या हम एक्सेप्ट करेंगे रिस्क को। सॉरी, पहला तो यही था, हम इग्नोर कर देंगे या टर्न बैक। दूसरा, एक्सेप्ट या टॉलरेट। तीसरा, क्या? टर्मिनेट या एलिमिनेट, टर्मिनेट या एलिमिनेट। चौथा, ट्रांसफर या शेयर, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइडर को दे दो। पांचवा क्या है? ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क, ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क। ये नीचे में आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, राइट, टू समराइज ऑल दी अबव 5 पॉइंट्स। क्लियर है ये? तो इसके साथ हम लोग का रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट खत्म होता है। इसको हम आज यहीं पे रोक देंगे। नेक्स्ट क्लास हम चालू करेंगे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारा नया टॉपिक होगा। क्लियर है ना? चलो आज यहीं पे रोकते हैं। टाटा, बाय बाय।